प्यारे बच्चों, मैं सतीश मौर्य बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न विथ एसएम सर में। आज के वीडियो में हम क्लास 10th के अनसॉल्व पेपर हल करने जा रहा हूं। आप ध्यान से शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखेंगे। यदि वीडियो आपको समझ में आ जाता है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना भूलिए मत। इसके साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो है आप अच्छे से अच्छे मार्क्स पाएँ, क्योंकि जो भी वीडियो डालेंगे सब्सक्राइब करके रखेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे, तभी आपके पास वीडियो आराम से पहुंच पाएगा, जिससे कि आपको हल करने में और अच्छे मार्क्स लाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा बेटा। चलिए हम आपको मेन मुद्दे पर ले आते हैं। चलिए हम आपको पहले पढ़ करके बता देता हूँ। गणित का पेपर है, समय 3 घंटा 15 मिनट है। सेट क्या है? सेट 2 है। मैथ का 2022 का है और 822 AW हमारा सेट का कोड है बेटा। ठीक, पूर्णांक हमारा जो है 70 नंबर का है। और आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन जो नोटेशन दिया हुआ है, इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, जिससे कि आपको एग्जाम में समय की बचत होगी। आपको हम क्वेश्चन नंबर 1 पे ले आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ करके आपको बताते हैं बेटा। सभी खंड कीजिए। कह रहा है प्रत्येक खंड में उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक सही है। विकल्प छांटकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला क्वेश्चन है संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो चलो मैं पहले ही करके आपको हम रखा है, जिससे कि हम आपको जल्दी से जल्दी समझा पाएँ। देखिए 1 का दूसरा ऑप्शन सही है। 2 का स्क्वायर गुणते 3 गुणते 13। क्यों है कि 156 का लघुत्तम विधि से गुणनखंड कर लीजिएगा, तो खुद आपका 2 का 2 बार गुणा है तो 2 स्क्वायर लिखेंगे, फिर 3 को लिख दीजिएगा, फिर 13 लिख दीजिएगा। ठीक, फिर आपका 1 के ख में आ जाते हैं। 1 का ख नंबर का क्वेश्चन कह रहा है यदि सेक थीटा बराबर 2 तो थीटा का मान क्या होगा। तो आप देख सकते हो सेक थीटा बराबर 2 अगर मैं लूँगा तो आपको पता है कि 2 किसका मान है? सेक 60 अंश का। सेक कैंसिल हो जाएगा, थीटा बराबर 60 अंश आ जाएगा। इस तरह से 1 का जो ख का तीसरे नंबर का जो ऑप्शन है तीसरा, वो आपका 60 अंश जो दिया है वो सही होगा बेटा। अब आपको हम लेकर चलते हैं 1 का ग में। 1 का ग में एक द्विघात समीकरण दिया है। पहले हम क्वेश्चन पढ़कर बता दें। यहाँ पर देखो दिया हुआ है यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो m का मान ज्ञात कीजिए। चलिए हम आपको ज्ञात करके बताते हैं बेटे। तो ज्ञात जब करूँगा तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैं लिख चुका हूँ 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस m बराबर 0। इसमें आपको बताए थे कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप जो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कर दीजिए, तो आपका a का मान आपको मिल जाएगा 3 और b का मान x का गुणांक में जो है वो रहेगा -12 और c बराबर m हो जाएगा। चूंकि मूल समान है तो विविधकर का मान 0 होगा बेटे। अब आपको हम लिख करके बता रहा हूँ। तो विविधकर का जो मान होता है, फार्मूला होता है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है। तो आप ऐसे केस में अगर देखें b का मान तो यहाँ पे -12 लिखोगे और इसके बाद जो है स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद -4 गुणते a इंटू a का मान 3 रख देते हैं और c का मान हमारा प्लस m है इक्वल टू 0 कर लेते हैं। तो -12 का स्क्वायर को 144 कर लो और 4 तियाँ ये हो जाएगा 12, m हो जाएगा इक्वल टू 0। अब 144 तो ये रहेगा ही बेटा, -12 m को आप इधर RHS में ले आओ तो 12 m हो जाएगा। आप देख सकते हो कि आपका ये 12 इधर आएगा तो 144 बटा 12 हो जाएगा बराबर m। 12 बरहम होता है 144, तो 12 बराबर m हो जाएगा बेटे। तो आप समझ सकते हो कि हमें m की जो वैल्यू मिल रहा है 12 मिल रहा है। तो बताओ ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो बेटे आपके दिमाग में आएगा कि क्वेश्चन नंबर 1 का जो ग है वो ऑप्शन में देखो 12 कहाँ दिख रहा है, तो 12 में कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? देखो चौथा ऑप्शन सही है, यानी ग का चौथा ऑप्शन सही है बेटे। अब क्या करोगे आप कि यहाँ पे IV यानी 4 लिख दोगे और 4 ऑप्शन में हमारा 12 दिया हुआ है, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक, अब उसके बाद अगर हम बात करें 1 का घ का, तो यहाँ पे मैं 1 का घ लगाने जा रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखिएगा। 1 का जो घ है बेटे, 1 का घ नंबर का जो क्वेश्चन है, आप देखिए उसको कैसे लगाओगे। पहले हम क्वेश्चन को पढ़ के समझाते हैं कि 1 का घ कैसे लगाएंगे। इसमें कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2a है, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई बताना है। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, आपको शॉर्ट में ही हम बता देता हूँ। जैसे हमारे पास अगर एक समबाहु त्रिभुज ऐसे है और यहाँ से इसका नाम दे देता हूँ ABC, इसका भुजा का नाम 2a है, ये 2a है और यहाँ से आप लंब डालोगे तो ये 2 भाग में बढ़ जाएगा। इसको ये कह दो, इसको ये कह दो। इसकी हमको जानना है कि इसकी शीर्ष लंब की ऊंचाई क्या है बेटे।
इसके बाद क्या करना है कि अगर हम इसका मान निकालें तो हम यहाँ पे 90 डिग्री है तो समकोण त्रिभुज का फार्मूला लगाएंगे तो आपका हो जाएगा लंब का वर्ग। लंब का वर्ग का मतलब AD का स्क्वायर हो जाएगा बराबर कर्ण का वर्ग मतलब AB का स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर BD का स्क्वायर घटा दीजिएगा। AB का मान कितना है तो AB का मान 2A है, 2A का स्क्वायर करेंगे तो 4A स्क्वायर आ जाएगा। BD का मान कितना है A है, A स्क्वायर कर दीजिए, घटा दो तो 3A स्क्वायर हो जाएगा। तो बेटे अगर देखा जाए तो AD स्क्वायर बराबर इतना आ गया। अगर ये वर्ग जाकर वर्गमूल करेगा तो आप समझ सकते हो कि AD बराबर जो मान आएगा वो मान हो जाएगा हमारा अंडर रूट में 3A स्क्वायर। तो A स्क्वायर का जो वर्गमूल है वो हमारा A बाहर हो जाएगा, वो अंडर रूट 3 हो जाएगा। यानी A अंडर रूट 3 आपका देखो ऑप्शन में है कौन सा भाई, तो देखो A अंडर रूट 3 हमारा घ का तीसरे नंबर का ऑप्शन सही है बेटे। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे तीसरा नंबर का जो ऑप्शन है 1 का घ के कौन से ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन। तो आप 1 का घ के सामने तीसरा ऑप्शन लिख करके दिखा दो भुजा अंडर रूट 3 जो है यही हमारा आंसर सही है। ये हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो गया बेटा। अब उसके बाद हम अगला क्वेश्चन जो बताने जा रहा हूँ बहुत ही बेहतरीन है, ज़रा ध्यान से देखिएगा बेटे। अब फटाफट मैं कम से कम समय में हल करके फाइनल कर दूंगा। देखो कह रहा है 1 से लेकर 10 तक के धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। 1 से 10 तक का धनात्मक सम संख्या समांतर माध्य निकालना है बेटा। तो एक हम लोग ये दिमाग में लेकर चलेंगे कि हमारा जो 1 से लेकर 10 तक, कितने 1 से लेकर 10 तक, तो यहाँ पे लिखूँगा 1 से, पहले तो हम क्वेश्चन नंबर डाल लेता हूँ। ये हमारा है 1 का अंगा नंबर का क्वेश्चन है बेटे, इसको हल करना है। तो 1 से लेकर 1 से 10 तक की सम संख्या की अगर हम बात करें बेटे तो सम संख्या है तो 2 4 6 8 10 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, अगर हम यहाँ अगर समांतर माध्य निकालेंगे तो समांतर माध्य x बार बराबर होता है पूरे पदों का योग यानी सिग्मा x बटा पदों की संख्या n से भाग लगाना होता है। पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो पदों का योग करेंगे तो 2 प्लस हमारा 4 प्लस 6 प्लस हो जाएगा 8 प्लस 10 हो जाएगा बेटे। नीचे हो जाएगा पदों की संख्या 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर दो। अब आप देखोगे कि इसको जोड़ दो तो ये 10 हो गया और ये 10 8 18, 18 2 20 और 4 24 और ये आपका 6 जोड़ दीजिए 30 बट्टा 5 हो जाएगा। 5 छक्का 30 हो जाएगा बेटा। तो x बार इक्वल टू समांतर माध्य बराबर हमें 6 मिल चुका है। अब ऑप्शन बताते हैं कौन सा सही है। तो 1 का जो ग है अंग है, 1 का अंग में क्वेश्चन में देखो 6 आया हुआ है थर्ड नंबर पर, अंग का तीसरा ऑप्शन सही है बेटा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि हमारा 1 का जो अंग नंबर का क्वेश्चन है इसके तीसरे ऑप्शन सही है, क्योंकि तीसरे ऑप्शन में समांतर माध्य 6 दिया हुआ है बेटा, तो तीसरा ही तो सही होगा। चलो ठीक है, ये तीसरा ऑप्शन सही हो गया, ठीक ना। अब इसके बाद हम लोग को करना क्या है, अब आपको हम अगला बता देते हैं। देखो च नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। च कह रहा है बिंदु P का निर्देशांक 2, -3 दिया है, Q का निर्देशांक 10, y दिया हुआ है और के बीच की दूरी 10 मात्रक है, तो y का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। y का मान ज्ञात करना है, इसकी बीच की दूरी दिया है दोनों बिंदु का। चलो हम इसको हल करके आपको हम बताते हैं। एक एक ऑप्शन को जो भी क्वेश्चन है बेटा बेहतरीन तरीके से मैं उसको पहले हल करूंगा, उसके बाद आपको हम बताएंगे कि किस तरह से आपको करना है। तो 1 का अगर हम च पर आ जाएं तो 1 का च वाला क्वेश्चन को अगर हम हल करें, पहले तो हम हल करेंगे। तो हल में देखो P का जो निर्देशांक दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2, -3 दिया है, और Q का जो निर्देशांक दिया हुआ है वो आपका 10, y दिया है, और बीच की दूरी जो दिया है बेटा वो 10 मात्रक दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं एक अंडर रूट में फार्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू d होता है। तो दोनों तरफ वर्क कर देंगे, तो वर्क करेंगे तो करड़ी हट जाएगा, तो हो जाएगा क्या x2 - x1 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा मेरा y2 - y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू d स्क्वायर। अब क्या करिए, x2 का मान देखो 10 है, 10 लिख दो, x1 का मान 2 है तो 2 लिख दीजिए, इसका स्क्वायर प्लस y2 का मान क्या है बेटा, देखो y है, y लिख दो, y1 का मान क्या है -3 डालोगे तो +3 हो जाएगा, स्क्वायर कर दो, और d का मान हमारा 10 है तो 10 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक। अब घटा लीजिए तो 10 में से 2 जाएगा बेटे तो 8 हो जाएगा, तो 8 स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस इसको a + b के होल स्क्वायर को खोलते हैं
तो वाई स्क्वायर प्लस का हो जाएगा 2, ए की जगह पे वाई, बी की जगह पे 3, बी स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा बेटा। 8 स्क्वायर मैं 64 लिख दूंगा, और 8 स्क्वायर 64 हो गया। ये हमारा वाई स्क्वायर, ये 2 तिहाई का 6 वाई हो जाएगा, 3 तरीके 9, ये हो जाएगा मेरा 100। अब आपको देखना ये है कि इस 100 को अगर हम इधर लाएंगे तो आपका पहले बात वाई स्क्वायर कर लीजिए, उसके बाद आपका 6y हो जाएगा, प्लस का ये 64 और प्लस का 9 और माइनस का 100 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब क्या कर लीजिए कि ये मेरा जब वाई स्क्वायर है, अगर हम इसमें प्लस का 6y भी कर लेता हूँ, 64 में से अगर हम 100 में से 64 घटाएंगे तो 36 बचेगा, माइनस का 36, और माइनस 36 में से 9 घटा देंगे तो हमारा माइनस 27 बचेगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब 27 का ऐसा खंड करिए कि घटाने पर 6 आ जाए। तो आपको देखना है कि 9 तियाँ 27, ठीक है, 9 तियाँ 27 और 9 में से 3 अगर घटाएंगे, ठीक है, तो हमारा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इसको आप सेटिंग बना चुके हैं। अब हो जाएगा वाई स्क्वायर, और इसको लिख दो 9 माइनस 3 इंटू वाई माइनस का 27 बराबर 0। वाई स्क्वायर प्लस इसको अंदर ले जाओ तो 9y माइनस का 3y हो जाएगा, माइनस का 27 बराबर 0। अब बेटे यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस का गुणा करा दीजिए, 9y माइनस का 3y हो जाएगा, माइनस का 27 बराबर 0। इसमें y अगर कामन ले लेंगे तो हमारा बारी बारी से भाग लगाओ, y प्लस 9 बचेगा, इसमें माइनस 3 कामन ले लो, y प्लस 9 बचेगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि अगला अगर हम काम करें इसमें तो हमारा क्या हो जाएगा। अगला अगर हम देखें तो हमारा y प्लस 9 बेटे कामन ले लीजिएगा, दूसरे ब्रैकेट में y माइनस 3 आ जाएगा इक्वल टू 0। इसमें पहला गुणनखंड y प्लस 9 बराबर 0, तो y का जो मान है माइनस 9 आ जाएगा। y माइनस 3 बराबर 0, तो y का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी y के हमें डबल मान मिल रहे हैं माइनस 9 कामा 3। ठीक, तो आप देख सकते हो कि माइनस 9 कामा 3 हमारा जो y का मान मिला है कौन से ऑप्शन में सही है, तो माइनस 9 कामा 3 हमारा दूसरा है, यानी च में कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, दूसरा ऑप्शन सही हो रहा है बेटे। ठीक, तो आप यहाँ पे जवाब लिख सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर जो 1 का जो च था उसमें हमारा च का कौन सा ऑप्शन सही है, तो दूसरा ऑप्शन सही है, दूसरा सेकंड नंबर का ऑप्शन जो हमारा आंसर माइनस 9 कामा 3 ऑप्शन में दिख रहा है, तो जो ऑप्शन में मान दिखेगा वही ऑप्शन सही होगा बेटे। अब आपको हम अगला लेकर चलते हैं, आगे की बात को समझाते हैं बेटे। अब आप क्वेश्चन नंबर हमारा 2 देख लीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 दिया हुआ है, ठीक, और सभी खंड कीजिए। पहला दूसरा का क क्वेश्चन कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 2m बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो m का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, और इस टाइप का एक क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएंगे बोर्ड में बेटा। इसलिए चलिए हम अगला क्वेश्चन आपको हम बताने जा रहा हूँ। ठीक, अगला क्वेश्चन आपको हम क्वेश्चन नंबर कौन सा बताने जा रहा हूँ, तो आपको मैं बता दूँ, ये आप लिख सकते हो कि हल नंबर आपका 2 है, और दूसरा का जो मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ बेटा वो दूसरा का क नंबर का क्वेश्चन आपको हल करके बताने जा रहा हूँ। अब देखिए कि क नंबर का क्वेश्चन कैसे आप हल करोगे। तो क नंबर के क्वेश्चन में एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है, तो पहले मैं लिख लूँ हल और हल करके बताता हूँ। तो यहाँ पे मेरा जो द्विघात समीकरण है 3x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का दिया हुआ है 2m बराबर 0, और यहाँ पर आप देखोगे कि इस तरह का दिया है। अब इसको हम विधिवत हल करके बताते हैं। तो इसको ABC का मान निकालने के लिए ना कहेंगे उक्त समीकरण को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करने पर बेटा, तुलना करने पर। ठीक है, तुलना कर लीजिएगा। तुलना कर देंगे तो आपका a बराबर 3 मिल जाएगा, b का मान -12, c का मान आप देख ही रहे हैं 2m दिया हुआ है। अब क्या करिएगा, चूंकि कह रहा है कि द्विघात समीकरण का मूल समान है, ध्यान से देखिएगा, मूल समान है। मूल समान होने के बाद विविधकर का मान 0 होना चाहिए। इसका फार्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो जाएगा। b का मान यहाँ से उठा लीजिए, -12 दिख रहा है, स्क्वायर हो जाएगा। -4a का मान देखिए बेटा 3 है, और c का मान हमारा कितना है, 2m है, इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब थोड़ा दिमाग लगाइए, -12 का स्क्वायर 144 लिखेंगे, -4 3 12 दूनी 24, ये हमारा 24m बराबर हो जाएगा 0। अगर हम -24 को उधर ले जाएं तो 144 बराबर हो जाएगा प्लस का 24m, और 24 आपका इधर आएगा तो पहले 12 से भाग लगा दो, तो 12 बार हम 144 हो जाएगा, 12 दूनी की 24, 2 से 2 फिर 2 से भाग लगाओ तो 2 छक्का 12 हो जाएगा, और 2 कट जाएगा तो m हो जाएगा, यानी m बराबर 6 आ जाएगा। ठीक,
तो हमारा एक आंसर जो आना था, दूसरा का जो क नंबर का क्वेश्चन है बेटा आंसर आ चुका है। यम का मान कितना मिला है? 6 मिला है। ठीक, अब आपको हम ले चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है? अगला क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर हमारा जो 2 है, क्वेश्चन नंबर जो 2 है, 2 का ख नंबर का क्वेश्चन हम हल करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 का, अब आपको हम पहले तो क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ क्या इसका कहना है। ठीक, कास स्क्वायर 67 अंश माइनस साइन स्क्वायर 23 अंश का मान ज्ञात कीजिए। कितना इंटरेस्टेड क्वेश्चन दिया हुआ है। अब जरा ध्यान से देखिएगा कि कैसे करेंगे। तो ऐसे में हम करेंगे क्या बेटे, जरा ध्यान से देखिए। इसमें हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है कि कॉस स्क्वायर 67 अंश, कितने अंश? माइनस, उसके बाद दिया हुआ है बेटे साइन स्क्वायर 23 अंश। ठीक है, इसको हम लोग को जो है हल करना है। तो बेटा एक फार्मूला होता है, फार्मूला हम आपको बताएं तो एक फार्मूला होता है, ध्यान में रखिएगा। कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए का फार्मूला होता है, पहले जो ब्रैकेट में होता है वो कास ऑफ ए प्लस बी और इनटू सेकेंड ब्रैकेट में होता है कास ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, अब इसी सूत्र का हम यूज़ करेंगे। अब इस सूत्र का बेटे जब यूज करेंगे तो आप देख सकते हो करना क्या होगा। इसके लिए आप कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी है, तो इसके लिए फार्मूला आप यूज करिए कास ऑफ ए प्लस बी। तो ए प्लस बी मतलब हो जाएगा 67 अंश और प्लस हो जाएगा 23 अंश। ठीक है ना, और इंटू हो जाएगा कास ऑफ हो जाएगा 67 अंश मतलब 67 डिग्री माइनस 23 डिग्री। ठीक, अब थोड़ा दिमाग लगाओ, 67 में 23 को जोड़ दोगे तो कितना लिख दोगे बेटा? कास 90 डिग्री लिख देना। और उसके बाद हमारा कास, इसको अगर हम घटाएंगे तो 7 में से 3 को घटा दो तो 4, और ये हमारा बचा 6 में से 2 घटा देंगे तो ये भी 4 हो जाएगा। तो हम तो जानते हैं यार कि कास 90 अंश का मान जब 0 होता है और कास हमारा 44 अंश तो पता ही नहीं है, तो 0 में कास 44 का गुणा होगा तो 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं बेटे कि हमारा जो दूसरा का जो ख नंबर का क्वेश्चन है, यानी हमारा जो कास स्क्वायर जो 67 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 23 डिग्री का जो मान होता है वो 0 आ गया। ठीक, क्या आ गया? 0 आ गया। ठीक, अब आपको हम अगले क्वेश्चन की ओर लेकर चलते हैं। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर हम चाहे तो एक क्वेश्चन बता सकता हूँ, लेकिन रफ की ज़रूरत पड़ेगा तो मैं कर लूँगा। ठीक है, या तो मैं प्रयास करता हूं कि एक क्वेश्चन आपको बता दें यहाँ पे। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है बेटे, क्वेश्चन नंबर 2 का जो ग नंबर का क्वेश्चन है उस पर आते हैं ना। ग नंबर का क्वेश्चन पर आते हैं और बताते हैं कि क्या होगा। ठीक, अब इसके बाद जो है बताएंगे कि क्या करना है। ठीक, अब इसमें ग नंबर का क्वेश्चन चलो बताते हैं। ग में देखो कह रहा है एक त्रिभुज के आधार की लंबाई 14 सेमी, आधार की लंबाई के 14 सेमी है एवं ऊंचाई 7 सेमी है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हम ज्ञात करें बेटे तो कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे आप हम लोग जानते हैं कि एक त्रिभुज है, आधार भी दिया है ऊंचाई भी दिया है। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं फार्मूला कि हमारा जो त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है 1/2 होता है बेटा, फिर आधार गुणते ऊंचाई होता है। ठीक, तो प्रश्न में कह रहा है बेटे, कहना क्या है कि हमारा त्रिभुज का आधार की लंबाई 14 सेमी है, ऊंचाई 7 सेमी है। तो यहाँ पे आधार 14 सेमी दे रहा है, ऊंचाई हमारा जो दे रखा है वो 7 सेमी दे रहा है। तो 2 से अगर मैं काटूंगा तो 2 सत्ते 14 हो जाएगा। तो ये 7 गुणते 7 मिलेगा, 7 सत्ते 49 कर देंगे, और क्षेत्रफल का मात्रक सेमी में है तो बेटा सेमी स्क्वायर लिख देंगे। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे दूसरा का जो ग है वो आंसर प्राप्त हो गया। ठीक ना, अब आपको करना क्या है, आगे की क्वेश्चन देखना है कि कैसे करना है बेटे। ठीक, अगला क्वेश्चन जो मैं बताने जा रहा हूँ बड़ा इंटरेस्टेड और इजी भी है, चलिए हम देखते हैं क्या होता है। देखो कह रहा है बेटा क्वेश्चन नंबर यहाँ देखो 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 का मैं बताने जा रहा हूँ घ नंबर का क्वेश्चन। प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांकों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांकों की जो माध्यिका अगर ज्ञात करना है बेटे, तो प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांक पहले लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो था अभी घ, यानी क्वेश्चन नंबर जो हमारा 2 है बेटे। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर जो हमारा 2 का जो घ नंबर का क्वेश्चन है इसको हल करके आपको हम बताएंगे। इसके लिए हम पहले क्या कर लेते हैं, उसके लिए पहले हम बात कर लेते हैं किसका, घ का है तो मैं बात कर लेता हूँ। इसमें कह रहा है कि आपका क्वेश्चन क्या कहना है कि प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांक, तो यहाँ पे लिख दूंगा कि प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांक है। ठीक है, तो 10 अभाज्य पूर्णांक है तो कौन कौन हो सकता है भाई, तो 10 अभाज्य पूर्णांक में 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 11 हो सकता है, 13 हो सकता है, फिर आगे 17 होगा, फिर 19 होगा बेटा, 23 होगा, फिर आपका 29 हो जाएगा। तो अभाज्य संख्या मिल गया। तो इसमें पदों की संख्या गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है। तो 10 हमारा सम संख्या आ गया ना, सम संख्या आ गया। तो जब सम संख्या होता है तो इसके कितने मध्य पद होते हैं बेटा, तो इसके जो है 2 मध्य पद होंगे, 2 मध्य पद होंगे। तो अब आपके दिमाग में आएगा कि 2 मध्य पद कौन कौन होगा, तो मध्य पद के लिए कैलकुलेशन करते हैं। इसके लिए फार्मूला n/2वां पद होता है और वह करके n/2 + 1वां पद कहते हैं बेटे। अब क्या कहे, n बराबर 10 है तो 10/2वां पद कर लीजिए, वह आपका 10/2 + 1वां पद हो जाएगा। अब आप देख सकते हो कि 10/2 मतलब कौन सा पद, तो 10/2 के मतलब 5वां पद, वह आपका इसमें 5 + 1 यानी 6वां पद हो जाएगा अगला। अब हमको निकालना है माध्यिका। तो बेटा जो माध्यिका होता है, माध्यिका का फार्मूला होता है 5वां पद का मान। तो 5वां पद का मान जो होता है यहाँ ऊपर से रख दो ना, 1 2 3 4 5, 5वां पद का मान डायरेक्ट रखो 11, 11 रख दिए। 11 के बाद क्या करना है कि 6वां पद, तो 6वां पद की अगर हम बात करेंगे तो 6वां पद पर अगर जाएंगे तो 6वां पद हमारा 13 है, ये प्लस रहेगा, ध्यान में रखना। 11 + 13 हो जाएगा, बट्टा 2 हो जाएगा। ठीक, तो 11 + 13 इसको जोड़ दो, 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 1 1 2 हो जाएगा, बट्टा 2 इसको काट देंगे तो 12 आ जाएगा। तो बेटे हमारा जो माध्यिका आ रहा है, ठीक है, बहुत ही आसान है, कठिन कुछ भी नहीं है, ये आपका 12 हो जाएगा। ठीक, तो माध्यिका का मान आ चुका है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा का घ का आंसर हो गया बेटे। ठीक, अब आपको हम अगला जो क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ बहुत ही आसान है, और घ के बाद मुझे तो लग रहा है क्वेश्चन चेंज हो जाएगा बेटे। चलो आपको हम बताते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है बेटा, क्वेश्चन नंबर ये 3 है। कौन सा है, तीसरा क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ। सभी खंड कीजिए। पहला क्वेश्चन क का क्वेश्चन जो है, तीसरा का क में क्वेश्चन दिया है संख्या 26 और 91 का भाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ तथा एलसीएम मान ज्ञात कीजिए, यानी मौसा और लौसा ज्ञात करना है। तो बहुत आसान है। तो हम लोग करेंगे क्या कि इसको करने के लिए बेटे करना क्या है हम लोग को, पहले तो हम लोग दूसरा का ख़त्म हो चुका है, हम लोग तीसरा का क हम लोग करने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन को पहले हल लिख दूंगा, उसके बाद हल करके बताऊंगा कि कैसे करना है। तो पहली बात, हमारा पहला जो नंबर है बेटा वो 26 दिया हुआ है। भाज्य गुणनखंड में करेंगे तो 2 × 13 हो जाएगा। अगला 91 दिया है, तो 13 × 91 होता है, 13 × 91, तो इसको हम 7 × 13 लिख सकते हैं बेटा। अब बात आता है कि एचसीएफ क्या हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम लोग हिंदी में मौसा बोलते हैं। मौसा में कॉमन गुणनखंड आता है बेटा, आपको पता होगा। ठीक, तो कॉमन दोनों में 13 है, ये आपका एचसीएफ का मान हो जाएगा। अब आपको एलसीएम चाहिए, लिस्ट कॉमन मल्टीपल चाहिए, यानी लसा निकालना है बेटा। लसा का नियम क्या है, पहले नंबर का भाज्य गुणनखंड पूरा पूरा उतरेगा, उसके बाद दूसरे संख्या में देखिए कौन मिल रहा है, 13 मिल रहा है तो नहीं उतरेगा, 7 नहीं मिल रहा है तो इसको उतार लीजिए। तो आप देख सकते हैं 2 गुणते, अगर हम इसमें गुणा करा दें तो 13 × 91 हो जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई करा दीजिए इसमें, तो 2 × 2 2 9 18 हो जाएगा बेटे। तो हमारा यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा जो एलसीएम वैल्यू चाहिए था, एलसीएम वैल्यू कितना आ जा रहा है, 182 आ रहा है। ठीक ठीक, इस तरह से मुझे उम्मीद है कि आप बहुत आसानी से कर पाओगे बेटा। वीडियो को ध्यान से देखते रहना, अभी मैं एक से एक क्वेश्चन आगे आने वाला है बेटे, और उसको बताऊंगा, और बहुत बेहतरीन तरीके से बताऊंगा कि एक बार सिखाने के बाद आपको ऐसा स्थिति ही नहीं आएगा कि आपको समझने में समस्या हो रहा हो। ठीक,
तो तीसरा का क बता चुके हैं बेटा। अब आपको हम तीसरा का ख बताते हैं। इसमें कह रहा है पी के किन मानों के लिए समीकरणों की जोड़ी यानी युग्म आपका एक अद्वितीय हल है बेटा। तो पी का ऐसा मान ज्ञात करना है जिस पर अद्वितीय हल आए। तो इसके लिए हमारे पास दो जो समीकरण है 4x प्लस पी वाई प्लस 60 बराबर 0, 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर 0। अब दोनों समीकरण की सहायता से करना है बेटे। तो इसमें करना क्या, इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में एकदम मतलब कई बार ये पूछ भी चुका है और नहीं आने का तो चांस ही नहीं है। इसलिए इसको आप अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 का ख नंबर का क्वेश्चन मैं हल करने जा रहा हूँ बेटे। और चलिए अब बताते हैं कि कैसे हल करना है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर इसमें हम पहले समीकरण लिख लेता हूँ। तो हमारा जो समीकरण दिया है तो फर्स्ट इक्वेशन जो है बेटा वो दिया है 4x प्लस का पी वाई और प्लस का पी वाई हो जाएगा और प्लस का 8 बराबर 0 है। ठीक है, तो ये हमारा समीकरण हो गया फर्स्ट। दूसरा समीकरण दिया है बहुत ही इजी है 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर 0 है। समीकरण नंबर मान लेते हैं सेकेंड। अब आपको पता है बेटे कि करना क्या है। समीकरण फर्स्ट को हमको तुलना करना है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से। क्या करने पर, तुलना करने पर। ठीक है ना, कर लेना तुलना। कैसे करोगे, देखो x का गुणांक a1 है, x का गुणांक 4 है तो a1 बराबर 4 कर लेना। और b1 का मान देख सकते हो, y का गुणांक p है तो p लिख देना बेटा। और c1 बराबर देखो 8 है तो 8 लिख देना। अब इसके बाद अगर देखा जाए तो अब तुलना किसकी करना है, तो समीकरण 2 को किससे, तो इसका व्यापक समीकरण होता है बेटा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। क्या करने पर, तुलना करने पर। ठीक, कर लेना। समीकरण 2 यहाँ है, देखो ये तो सबका मान 2 है, a2 बराबर 2 है और b2 का भी मान हमारा कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है। c2 का मान कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है। अब चूंकि अद्वितीय हल के केस में हमको p का मान चाहिए, तो अद्वितीय, चूंकि समीकरण कह रहा है अद्वितीय हल है बेटा, तो अद्वितीय अगर हल है, ठीक है ना, अद्वितीय अगर हल है तो ऐसे केस में तो हमारा कंडीशन a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 होता है। तो ऐसे केस में अगर मैं थोड़ा काम करूं तो a1 बटा a1 का मान 4 दिया हुआ है, a2 का मान 2 है, इज नॉट इक्वल टू b1 का मान देखो p है, p लिखूंगा, b2 का मान 2 है। तो पहले 2 दूनी की 4 काट लूँ, 2 इज नॉट इक्वल टू p बाई 2। पक्षांतर वैसे ही करोगे, ये आकर इसमें गुणा करेगा 4 इज नॉट इक्वल टू p, यानी p इज नॉट इक्वल टू हमारा जो मान है वो 4 है। मतलब p का मान 4 अगर नहीं, 4 नहीं होना चाहिए, 4 पर तो अनंत अनेक हल की ओर चला जाएगा। मतलब p का मान 4 नहीं होना चाहिए, 4 के अतिरिक्त कोई भी मान होगा उसके लिए हमारा जो है कि समीकरण जो दिया हुआ समीकरण है अद्वितीय हल कहलाएगा। ठीक है, p का मान 4 नहीं होना चाहिए, 4 के अलावा कोई भी मान होगा अद्वितीय हल होगा। यानी p का मान जो चाहिए था बेटा वो हम लोग को मिल चुका है, ये हम लोग का हो गया आंसर। अब आपको हम बताने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर तीसरा का ग। तो क्वेश्चन नंबर 3 लिख लेता हूँ, ये ग लिख लेता हूँ, इसके बाद इसको लिखता हूँ हल। और हल में बेटे बताता हूँ, पहले क्वेश्चन पढ़ता हूँ। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, इतना ठंडी है चलिए, संघर्ष ही जीवन है। अब इसके बाद अगर हम बात करें बेटे, आगे की बात करो तो यहाँ पे अगर आगे आ जाते हैं तो ग पर आ जाएंगे। कह चित्र में एडी लंब है, जरा फिगर में देखिएगा, एडी ये वाला है ना, एडी लंब है किस पर, बीसी पर है बेटा। सिद्ध कीजिए AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है बेटा, चलिए हम आपको सिद्ध करके बताता हूँ, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कैसे हम लोग को करना है। तो पहले तो यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो हल में पहले हम लोग क्या कर लें, फिगर बना लेते हैं। तो फिगर बेटे जब बनाऊंगा ना तो इस तरह से फिगर बनेगा, ठीक है, इस तरह से फिगर बना लेते हैं। यहाँ से ऐसे लम्ब डाल देते हैं इस पर, ठीक है। ये जैसे ही आप लम्ब डालोगे इस पर, तो मेरा मानना है कि अगर मान लो कि अगर ये लम्ब डाल दिए तो यहाँ पर अगर मेरा 90 डिग्री है, ठीक है, ये फिगर जाएगा ऐसे, ठीक, 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री है, इसको ए कह दो, इसको D कह दो, इसको B कह दो, इसको C कह दो, ठीक। अब क्या करना है, अब इसके हिसाब से हम लोग करेंगे। तो इसमें हम लोग को दिया है त्रिभुज ABC, जिसमें कह रहा है कि हमारा लंब AD लंब है BC पर। तो यहाँ पे पहले तो हम लोग लिखेंगे दिया है बेटे, ठीक, दिया है में लिखेंगे कि त्रिभुज ABC
में क्या है, AD यानी AD जो है बेटा लंब है, किस पर है, तो AD लंब है BC पर। ठीक है, तो ये दिया है वाला काम हो गया। अब क्या करना है, यहाँ पे लिख देना सिद्ध करना। तो सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना में हम लोग को करना है कि सिद्ध करने वाला जो रिजल्ट है बेटा AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, सिद्ध करने वाला चीज़ मैं यहाँ लिख रहा हूँ, AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर बराबर दिया हुआ है BD स्क्वायर। BD स्क्वायर दिखाई दे रहा है ना, BD का स्क्वायर प्लस हो जाएगा AC का स्क्वायर। ठीक, ये हम लोग को सिद्ध करके लाना है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, अब आते हैं उपपत्ति पर। तो लिखूंगा उपपत्ति में कि किस तरह से हम लोग उपपत्ति कर रहे हैं। ठीक, उपपत्ति करके बताता हूँ। तो उपपत्ति में हम लोग को करना क्या है, इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय। और ये अगर लंब है तो यहाँ भी तो 90 डिग्री होगा। तो इसमें हम AB स्क्वायर का मान पहले निकालने के लिए इस त्रिभुज में लेते हैं जिसका नाम है ABD। तो त्रिभुज ABD अगर हम लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय, तो कर्ण का वर्ग मतलब हो जाएगा बेटा AB का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। तो लंब के मतलब AD का स्क्वायर कर लेता हूँ, प्लस आधार का वर्ग मतलब BD का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब इसको मान लीजिए समीकरण नंबर फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट मान लीजिए इसको। ठीक, ये पहला। अब दूसरे त्रिभुज में आ जाइए। तो दूसरा में हमारा जो समीकरण है, इस त्रिभुज दूसरा जो त्रिभुज है इसका नाम है ACD। तो इस त्रिभुज का नाम रख दीजिए ACD। अब इसमें क्या करिए, पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। तो 90 के सामने कर्ण होता है, तो AC का वर्ग बराबर हो जाएगा लंब का वर्ग। तो लंब में हो जाएगा मेरा AD का वर्ग, आधार का वर्ग मतलब हो जाएगा CD का वर्ग। अब हमारे पास चूंकि हमारा जो सिद्ध करना है AB स्क्वायर में CD स्क्वायर जुड़ा है, तो इसको ले आओ इधर। तो AC स्क्वायर माइनस का हो जाएगा AD स्क्वायर और इधर हो जाएगा CD स्क्वायर। CD स्क्वायर को बाएं साइड में ले आओ, तो CD स्क्वायर और ये जाएगा इधर, तो AC स्क्वायर माइनस का हो जाएगा AD स्क्वायर। इसको मान लीजिए बेटा समीकरण नंबर 2। अब समीकरण फर्स्ट जो हमारा AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर आया है, और इसको जोड़ दीजिए, 1 में 2 को जोड़ दीजिए, तो LHS जुटेंगे ना, तो AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग को करना क्या है, ध्यान से देखिए। इसमें हम लोग करेंगे क्या बेटे, इसमें आप देख सकते हो कि हमारा जो समीकरण जो है फर्स्ट प्लस सेकंड करना है। समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड करोगे तो आपका LHS में जुड़ेगा AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर आ जाएगा। RHS देख लेते हैं। RHS हमारा AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर है। तो चलो हम यहाँ पे लिख देते हैं हमारा AD स्क्वायर प्लस हो जाएगा BD का स्क्वायर, प्लस करके हम दूसरे समीकरण का RHS क्या है, AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। तो यार यहाँ पे देखो AD स्क्वायर हमारा प्लस का है या माइनस का है, कट जाएगा। कटने के बाद देखो बेटा AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर ये मिल गया, और इधर हमारा RHS में अगर आ जाएंगे तो हमारा हो जाएगा BD का स्क्वायर और प्लस का हो जाएगा AC स्क्वायर। तो आप देख सकते हो रिजल्ट हमारा प्रूफ हो चुका है बेटा, ये हमारा फाइनल हो गया क्वेश्चन का हल। ठीक, तो आप देख सकते हो कि कौन सा क्वेश्चन हम आपको बताए बेटा, क्वेश्चन नंबर तीसरा का ग फाइनल हो चुका है। ठीक है, आप देख सकते हो कि हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, तो देखो यहाँ AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर है। अब आपको हम अगले क्वेश्चन में तुरंत ले आते हैं, बहुत जल्द ही अगला क्वेश्चन बताता हूँ। देखो तीसरा क्वेश्चन का घ नंबर का जो क्वेश्चन है बेटा, मैं पढ़कर बता रहा हूँ। एक घन का आयतन 1331 सेमी क्यूब है, इसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, चलिए हम आपको बताते हैं। ठीक, तो इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा का जो घ नंबर का क्वेश्चन है यार बहुत ही आसान है। हम लोग घन के बारे में क्वेश्चन आपको मैंने बताया है, 9th में भी बताया है, 10th में तो भी है एक टॉपिक जो है। तो यहाँ पे हमारा घन का आयतन दिया है बेटा, तो हम लिखूँगा घन का आयतन बराबर 1331 cm³ दिया है। ठीक, तो घन का आयतन का सूत्र भुजा क्यूब होता है, 1331 हो जाएगा। अब देखो AQ बराबर कौन सी संख्या का क्यूब है, तो ये 11 का क्यूब होता है। ठीक, अब क्या करिए कि दोनों तरफ घनमूल लेने पर, अब बेटे जब दोनों तरफ घनमूल लेंगे ना तो √3 घात के कड़ी में AQ हो जाएगा, और ये भी आपका 3 घात के कड़ी में 11Q हो जाएगा। तो ये निकलेगा A और ये निकलेगा 11 सेमी हो जाएगा। अब जब हम लोग निकालेंगे घन का संपूर्ण पृष्ठ, क्या निकालना है बेटे, घन का संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। तो ये तो आसान है यार, 6 भुजा स्क्वायर होता है।
तो 6 लिख दो, भुजा का मान 11 है, 11 का स्क्वायर कर दो तो 6 गुणते 11 का स्क्वायर 121 आ जाएगा बेटा। गुणा करा दो, 6 एकम 6, 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1 हो जाएगा, 6 एकम 6 1 7, 726 आ जाएगा। एकदम करेक्ट आंसर आया है बेटे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि अतः करके हम जवाब दे सकते हैं कि घन का क्या संपूर्ण पृष्ठ जो होता है वो 726 cm स्क्वायर होता है बेटा। ठीक, तो इस तरह से हमारा जो आंसर है वो फाइनल हो चुका है, यानी इस क्वेश्चन का हल हम लोग को फाइनल मिल चुका है। ठीक, इसको क्या लिख दूंगा, आंसर। अगर हम इसके आगे बढ़ते हैं तो तीसरा का घ के बाद अगला क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, चलिए हम आपको बताते हैं। अब तो घ के बाद हम लोग अगला क्वेश्चन चौथे पर आ जा रहे हैं। सभी खंड कीजिए, चौथा नंबर क्वेश्चन पर आ गए, सभी खंड कीजिए। कह रहा है चौथा का क, सिद्ध कीजिए कि 3 × √2 एक अपरिमेय संख्या है। हमको साबित कर देना है बेटा कि ये अपरिमेय संख्या है, यानी ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है। चलिए हम आपको बताते हैं। तो क्वेश्चन किस पर पहुंच जाते हैं भाई, तो क्वेश्चन नंबर पहुंच जाते हैं चौथा का क नंबर का क्वेश्चन हम करने जा रहा हूं। ठीक, और बहुत आसान है, चलिए हम बताते हैं। ध्यान से देखेंगे तो आपको कहीं समस्या होने वाला नहीं है। यानी 3 √ 2 दिया हुआ है और इसको साबित करना है कि एक अपरिमेय संख्या है। तो पहले हम इसको करते क्या है, a/p परिमेय संख्या मान लेता हूँ कि हमारा ये दिया हुआ जो है नंबर वो परिमेय संख्या है बेटा। कौन सा, परिमेय संख्या हम मान लेते हैं। ठीक, तो परिमेय संख्या मान लेता हूँ तो एक काम करता हूँ, इसमें करेंगे क्या, √2 अगर बराबर ये 3 आएगा भाग में तो क्या हो जाएगा 1/3 × a/b, ये भी हमारा एक परिमेय संख्या ही होगा। ठीक है, तो ऐसे स्थिति में हम लोग को करना क्या है कि इससे तो साबित हो गया कि जब हमारा √2 जो है क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है, ऐसे स्थिति में पहले इसकी अगर हम बात करें तो हम कहेंगे कि चूँकि हम कह देंगे, चूँकि हम इसके बारे में अगर बात करें तो चूँकि हमारा जो है 1/3 a/b एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, तो ऐसे स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि √2 या इसके √2 भी एक, इसको तो परिमेय संख्या बोलेंगे। 1/3 क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहाँ मेरा जो रिजल्ट है बेटा मैं बता दूँ, यहाँ इसके हिसाब से कोई भी संख्या दो पूर्णांकों के अनुपात में तो परिमेय संख्या के रूप में होता है। तो ये भी तो देखो पूर्णांक है, 3b भी तो पूर्णांक है, ये भी परिमेय संख्या बता रहा है, ये परिमेय संख्या, तो ये भी परिमेय संख्या ही बोलेंगे। बोलिए, √2 भी एक परिमेय संख्या है। अब आपके दिमाग में आएगा कि हमको साबित करना है अपरिमेय और आप कर रहे हैं बात परिमेय संख्या का। अब एक रूल होता है बेटा जिसको कहते हैं विरोधाभास। विरोधाभास से अगर चलेंगे तो जस्ट उल्टा बोलेंगे। तो ऐसी स्थिति में हम लोग कह देंगे कि अतः हमारा जो 3 √2 है, तो 3 √2 है एक परिमेय संख्या होगा। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का जो साबित करना था कि सिद्ध करना था 3 √2 एक अपरिमेय संख्या है, ये हम प्रूव कर चुके हैं। ठीक, फाइनल हो चुका है बेटा। अब आपको हम अगला जो क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ वो अगला क्वेश्चन क्या होगा, चलिए हम आपको पढ़कर बताते हैं। एक तो कन्फर्म है कि हम चौथा का ख लगाने वाले हैं। तो बेटा पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। यहाँ चौथा का क यदि tan a बराबर cot b है तो सिद्ध कीजिए कि a + b बराबर 90 डिग्री होता है ना। तो चलो हमारा जो चौथा का क्वेश्चन नंबर जो 4 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 का जो ख नंबर का क्वेश्चन है बहुत ही आसान है, बहुत जल्दी ही हो जाएगा। ठीक, तो इसमें हमारा दिया है क्या, दिया है बेटा कि tan a बराबर हो जाएगा cot b के। ठीक, तो इसमें करना क्या है कि इसमें हम लोग 10 को अगर चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं cot ऑफ π/2 - a लिख सकते हैं, इक्वल टू हो जाएगा cot b।
तो कॉट से कॉट कैंसिल हो जाएगा। अब ये हो जाएगा π/2 माइनस ए बराबर हो जाएगा बी, π/2 और ये माइनस ए को इधर लाएंगे तो प्लस ए प्लस बी हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हमको लाना था a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, तो π/2 को 90 डिग्री लिख देंगे। तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 का ख था वो प्रूव्ड हो चुका है बेटे। ये हम लोग का हो गया आंसर। अब आपको हम ले आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। कौन से क्वेश्चन में? ग पे ले आता हूँ। ग का क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए हम आपको क्वेश्चन नंबर 4 का ग बताता हूँ। 6 मीटर ऊंचाई वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ बोल रहा है कि भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलो हम आपको बताते हैं कैसे करना है इसको। तो पहले तो मैं हल लिख लूँ और बड़ा इंटरेस्टेड है, आप फिगर को थोड़ा ध्यान से समझेंगे। इसमें इसका कहना ये है कि एक आधार है, इस पर एक मीनार है और मीनार की जो छाया है वो बता रखा है कि 4 मीटर है। कितना है? मीनार की छाया 6 मीटर ऊंचाई का एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है। मान लो 6 मीटर ऊंचाई का ये स्तंभ हो गया और ये हमारा जो इसकी छाया है भूमि पर, छाया की लंबाई 4 मीटर है। इसको कह दो ए, इसको बी, इसको सी। अब कह रहा है कि आपका एक और है मीनार जिसकी छाया 28 मीटर है। यहाँ पर अगर मान लो इसको अगर हम लोग पीछे की ओर ऐसे बढ़ाएं तो ये आकर के कहीं ना कहीं यहाँ पर आकर ऐसे मिल जाएगा। ठीक है, ये मीनार है। मीनार की ऊंचाई को हम लोग 10 मीटर मान लेते हैं और यहाँ से लेकर के ये टोटल जो इसकी दूरी है वो 28 मीटर मान लेते हैं बेटा। क्या मान लेते हैं? 28 मीटर। ठीक, इसको हम लोग CD बोलते हैं। ठीक, यहाँ पे हमारा 2 त्रिभुज हो गया। ठीक है, तो पहले तो हम ये कह लें कि यहाँ पे अगर हम पहले इसको साबित कर लेते हैं कि समरूप है। क्या है? समरूप है। तो समरूप होने के लिए हमारे पास 2 त्रिभुज है। बड़ा त्रिभुज है जिसका नाम है ABC और ये ABC के बाद तो यार C के बाद ये हो जाएगा मेरा D और ये हो जाएगा E। ठीक है ना। अब इसमें करना क्या है कि बड़ा त्रिभुज का नाम क्या है? तो बड़ा त्रिभुज का नाम है बेटा CDE। तो बड़े त्रिभुज का नाम ले लेता हूँ CDE के रूप में और दूसरे त्रिभुज का नाम ABC है तो त्रिभुज लिख दूंगा ABC। इसको समरूप साबित करते हैं। समरूप साबित करने के लिए करना क्या पड़ेगा, जरा ध्यान से देखिए। ये समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज है तो हमारा जो इस त्रिभुज में यहाँ पे कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा। तो हम क्या करेंगे, ये वाला कोण को कैसे बोलेंगे? CDE बोलेंगे। तो एंगल हो जाएगा CDE बराबर ये भी 90 डिग्री। तो छोटे त्रिभुज का ये कोण का नाम क्या होगा? BAC। तो लिख देंगे एंगल BAC। क्यों बराबर है? तो यहाँ रीजन दे दीजिए कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, इसलिए ये दोनों आपस में बराबर हैं। दूसरी बात कि ये कोण C जो आ रहा है दोनों त्रिभुज में आ रहा है। देखो बड़ा त्रिभुज CDE में भी है और आपका छोटा त्रिभुज CAB में भी आ रहा है। यानी एंगल C बराबर एंगल C कर दो। क्यों है भाई? तो लिख देना यहाँ पे रीजन बता देना कि उभयनिष्ठ कोण है। उभयनिष्ठ कोण है क्योंकि दोनों में आ रहा है इसलिए बराबर है। तो एक हम लोग जानते हैं कि एक कंडीशन होता है AA कसौटी समरूपता का। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि समरूपता का AA कसौटी का अगर हम यूज कर लेते हैं बेटा कसौटी से, तो हम कह पाएंगे कि त्रिभुज हमारा जो CDE है वो समरूप हो गया त्रिभुज हमारा इसके। तो दूसरा त्रिभुज का नाम है हमारा ABC। तो यहाँ पे लिख देंगे बेटा ABC, समरूप हो गया। अब समरूप त्रिभुज का खासियत क्या है, क्या उसका गुण है? समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं बराबर होती हैं, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर करने के लिए इस बड़े त्रिभुज की आप बड़ी भुजा ले लीजिए। क्या? AD। किसके अनुपात बनाएगा? BA के साथ बनाएगा या AB के साथ बनाएगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ ED बट्टा हो जाएगा AB बराबर। अगर आप देखो तो बड़े त्रिभुज का भुजा पूरा ले लो DC। क्या ले लेंगे? DC। और छोटे त्रिभुज की छोटी भुजा AC। तो पूरी बड़ी भुजा के संगत छोटी भुजा यानी DC बटा AC ले लेते हैं।
तो हम यहाँ पे लिखूँगा बेटा DC बटा AC लिखूँगा। ठीक, अब आप देख सकते हो कि कैसे आपको आगे करना है। तो ED को तो हम जानते हो मीनार की ऊंचाई है तो h माने हैं। AB कितना है भाई, तो AB हमारा है 6, तो मैं क्या लिखूँगा 6, चलो 6 लिख लिया। और यहाँ CD की बात है तो CD देख लीजिए फिगर में CD कितना है, तो C से लेकर D तक की दूरी तो 28 है, बट्टा क्या है AC का मान 4 है, तो यहाँ पे लिखूँगा 28 और यहाँ पे लिखूँगा 4, 4 सत्ते 28 हो जाएगा। h/6 बराबर 7, 6 जाकर गुणा कर देगा बेटा, तो h बराबर हो जाएगा 6 सत्ते 42, तो ये हो गया मेरा 42 मीटर। ठीक, तो ये हमारा मीनार की ऊंचाई जो लाना था वो निकल चुका है बेटे, ये हमारा हो गया आंसर। अब आपको हम अगले क्वेश्चन की ओर लेकर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा है देखो रचना से। तो रचना आप अपने से कर लीजिएगा, और अगर आपको रचना करने में समस्या अगर इस क्वेश्चन को होगा तो कमेंट करिएगा। मैं सेकेंड वीडियो जब बनाने लगूंगा उस समय हम उसमें रचनात्मक जो क्वेश्चन है इसका मैं वीडियो बना दूंगा बेटा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, चलिए हम आपको बताते हैं 5वां का क। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं बेटे। कह रहा है कि 5वां का ऐसे दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 हो। ठीक है, 290 वर्गों का योगफल। तो इसमें करना क्या है, अगर हम दो क्रमागत विषम अगर धन पूर्णांक अगर मानते हैं तो ऐसे मानेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हम 5वां का क करने जा रहा हूँ, तो बेटे हल को समझिएगा। ठीक है, तो हल में अगर हम बात करें तो इसको कैसे हल करेंगे, तो इसमें मान लेना कि दो क्रमागत विषम धन पूर्णांक, देखो इसमें है क्या, पहला तो 2x + 1 ले लीजिएगा, दूसरा हो जाएगा 2x + 3। मान लेते हैं दो क्रमागत विषम धन पूर्णांक 2x + 1 व 2x + 3 है। ठीक, अब हम करेंगे क्या, प्रश्नानुसार आगे कैलकुलेशन करेंगे बेटा। प्रश्नानुसार पर अगर हम आएंगे तो आप देख सकते हो, हम कहेंगे कह रहा पूर्णांकों का वर्गों का योग 290। तो पहला पूर्णांक है हमारा 2x + 1, इसका स्क्वायर कर देते हैं। दूसरा पूर्णांक है 2x + 3, इसका हम स्क्वायर कर देते हैं, बराबर 290 लिख दूंगा। अब इसको हल करता हूँ। a + b का होल स्क्वायर पर खोलो तो a स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, +2 a की जगह पे 2x, b की जगह पे 1, + b स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर। अब a + b का होल स्क्वायर पर इसको भी खोलिए, तो a स्क्वायर मतलब बेटा 4x स्क्वायर, और +2 a की जगह पे 2x, b की जगह पे 3, + b स्क्वायर मतलब हो जाएगा 3 स्क्वायर। अगर हम बात करें = 290 हो जाएगा। ठीक, अब ये आपका 4x स्क्वायर इसको जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 8x स्क्वायर, और 2 दूनी की हो जाएगा ये 4x हो जाएगा, प्लस का 1 ये तो जोड़ चुके हैं, 2 दूनी 4 3 12x हो जाएगा, 12x हो जाएगा, और प्लस का हो जाएगा 3 स्क्वायर 9 = हो जाएगा 290। अब इसमें देखना ये है कि आगे अगर हम जोड़ देंगे तो हमारा रिजल्ट कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 8x स्क्वायर, और यह 12 और 4 हो जाएगा, प्लस का जो है 16x हो जाएंगे बेटा। ठीक है, प्लस हो जाएगा 9 में 1 जोड़ दीजिए तो 10, और ये आपका इधर आ जाएगा तो माने 290 बराबर 0। तो 8x स्क्वायर प्लस का ये 16x हो जाएगा, और माइनस का 280 बराबर हो जाएंगे 0, 280। ठीक है, तो 280 बराबर 0। तो अब 8 से भाग लगा दीजिए इसमें, तो 8 से अगर हम भाग लगाएंगे तो क्या 8 से भाग जाएगा, चलो देखते हैं। 8 से भाग लगाओ x स्क्वायर, 8 दूनी की 16 2x, माइनस 8 3 की 24 हो जाएगा, और 4 बचा 40, 8 बचे 40 = 0 हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि इसको अब द्विघात समीकरण बन जाने के बाद तो हल करना बहुत आसान है। तो घटाने पर हमारा कितना आना चाहिए 2, तो 7 बचे 35 का गुणनखंड करेंगे तो 7 गुणते 5 हो जाएगा, 7 बचे 35, और 7 में से 5 को घटा दीजिए तो 2 आ जाएगा। तो कर लीजिए भाई, x स्क्वायर प्लस 2 को लिख दीजिए 7 - 5 × x माइनस का 35 बराबर 0 कर लो। x स्क्वायर प्लस अंदर गुणा कराओ तो हो जाएगा 7x माइनस का 5x माइनस का 35 बराबर 0। अब इसमें कामन ले लीजिए तो x + 7 हो जाएगा, -5 कामन ले लीजिए -5x माइनस 35 में, तो हो जाएगा x + 7 बराबर 0 हो जाएगा। अब क्या करिए, x + 7 कामन लेंगे तो दूसरे ब्रैकेट में x - 5 आ जाएगा। ठीक, तो ऐसे स्थिति में हम करेंगे क्या,
ऐसे स्थिति में हम लोग करेंगे क्या बेटा, ज़रा देखते हैं इसको। ठीक, तो इसमें हम थोड़ा बीच में अगर हम लाइनिंग ले लें तो पेज का भरपूर यूज हो सकता है। ठीक, तो इसमें हम लोग करना क्या है, हम लोग कॉमन ले लेते हैं x+7, दूसरे ब्रैकेट में x-5 आ जाएगा बराबर 0। पहला गुणनखंड x+7 बराबर 0 हो जाएगा, तो x बराबर -7। दूरी हमेशा जो होता है या धन पूर्णांक बोल रहा है तो ये तो ऋण पूर्णांक आ गया, तो ये हमारा अमान्य हो गया। और दूसरा x-5 बराबर 0, तो x बराबर जो धनात्मक मान आ रहा है बेटा ये मान्य है। ठीक, अब x बराबर 5 लेकर के हम क्या करेंगे, हम बताएंगे कि धन पूर्णांक की स्थिति क्या है। तो यहाँ पे हम अतः कर लेता हूँ और बताता हूँ कि 2 क्रमागत विषम धन पूर्णांक देखो हमारा पहला जो है 2x+1 है बेटा। अगर 2x के जगह पे अगर 5 डाल दोगे तो क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 1 11। अगला क्या है, 2 जोड़ने से मिलेगा, तो आपका अगला हम माने हैं ना 2x के जगह पे 5 + 3, 5 दूनी 10 और 3 जोड़ दो तो 13 हो जाएगा। तो ये आपका 2 क्रमागत विषम धन पूर्णांक 11 और 13 होगा, ये हम लोग को मिल चुका है। ये हो गया है बेटा हम लोग का आंसर। इतना जब करोगे ना तो आप कितना नंबर पाओगे, कितना नंबर पाओगे, ये इतना करोगे तो आपको क्वेश्चन नंबर जो है 5वां का जब करोगे तो ये 4 नंबर पाओगे बेटा। देख रहे हो ना, 4 नंबर का क्वेश्चन है और बहुत ही आसान है, कठिन कुछ भी नहीं है। चलिए 5वां का हम बता देता हूँ। ख, ये कह रहा यदि बिंदु a, 0, 0, b तथा x, y संरेख हो तो, मतलब संरेख हो तो सिद्ध कर देना कि x/a + y/b = 1 होता है। संरेख का मतलब एक ही रेखा पर स्थित हो। एक ही रेखा पर स्थित होने का मतलब क्या है, चलो हम आपको बताते हैं। इसमें आपको करना क्या है, ध्यान से समझिएगा बेटा। यहाँ पे अगला जो मैं बताने जा रहा हूँ बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है और चलो हम बताते हैं। 5वां का जो क्वेश्चन नंबर ख है, पहले तो जो बिंदु संरेख हैं वो यदि में है ना, उसको आप दिया है में लिख लीजिएगा। दिया है में हमारा जो दिया हुआ है, फर्स्ट पॉइंट दिया है a, 0 और इसको हम लोग चाहें तो a कह सकते हैं और दूसरा को b बिंदु कह दीजिए 0, b और तीसरा c बिंदु दिया है x, y। तो यहाँ पे कह रहा है चूँकि हमारा सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध कीजिए कि हमारा इतना, मतलब संरेख तो दिया हुआ है। तो चूँकि कह रहा है कि हमारा जो a, b, c है वो संरेख है और संरेख होने का मतलब होता है कि एक ही रेखा पर स्थित है, तो उसका एरिया जो होता है, एरिया या ABC वो 0 हो जाएगा। इसका जो फार्मूला होता है 1/2 हो जाएगा और 1/2 ब्रैकेट में होता है x1 इंटू होता है y2 - y3 प्लस x2 इंटू होता है y3 - y1 प्लस होता है x3 इंटू होता है y1 - y2। ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, बराबर 0 कर दीजिए। अब इसमें मान रखिए, x1 का मान देखो यहाँ पर a है, a लिख दीजिए, y2 - y3 तो y2 हमारा b है और -y3 मतलब y है, तो b माइनस क्या लिख देंगे हम लोग बेटा, y लिख देंगे। अब आपको आगे बढ़ना है, प्लस x2 है तो x2 का मान 0 है तो 0 लिख दीजिए। y3 हमारा y है माइनस y1 मतलब 0 है, प्लस x3 का मान देखो x है और y1 का मतलब आपका 0 है माइनस y2 मतलब हमारा b है, ब्रैकेट क्लोज कर दो बराबर 0। 1/2 ये अंदर जाएगा तो हो जाएगा ab माइनस ay हो जाएगा, 0 इंटू में तो पूरा पद ये 0 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा ये 0 माइनस b मतलब माइनस b और x गुणा करेगा तो मुझे लग रहा है माइनस का bx हो जाएगा और ब्रैकेट क्लोज करिए = 0। तो बेटे 1/2 गुणा में है, बराबर उस पर ट्रांसफ़र कर दीजिए तो 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा ab माइनस ay और प्लस माइनस का bx हो जाएगा बराबर 0। अब देखो माइनस वाले को RHS में ले जाओ तो ये भी बराबर हो जाएगा ay प्लस हो जाएगा bx। ठीक, ab से भाग लगा दो दोनों तरफ तो ab/ab हो जाएगा, ay/ab हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमको जो सिद्ध करना है, सिद्ध करने वाले में आप देख सकते हो आना है x/a + y/b = 1। तो ये लाने के लिए हम 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, हम ab से भाग लगा देंगे तो ये हो जाएगा bx बटा क्या हो जाएगा ab। अब इसको काट दीजिए, अब काटेंगे बेटा तो ab से ab कट जाएगा तो आपका 1 बचेगा, a से a कट जाएगा तो y बट्टा क्या बचेगा b बचेगा।
अब कट बी से बी कट जाएगा तो एक्स बाई ए बचेगा। अब इसी को हम सजाकर अगर RHS में LHS में लाते हैं तो एक्स बाई ए लिखूँगा प्लस वाई बाई बी, ठीक है, वाई बाई बी लिखूँगा इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो आंसर है वो आ चुका है। सिद्ध करना था हमें एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, तो चलिए हमने प्रूव कर दिया बेटा। उम्मीद है कि आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। नहीं आ गया होगा तो वीडियो को एक बार फिर देखिएगा, आएगा। नहीं आने का तो कोई चांस ही नहीं बनता है। चलिए हम आपको अगला क्वेश्चन बताते हैं बेटे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है भाई? अगला क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टेड आने वाला है। कह रहा है 5वां का ग, यह तो मेंसुरेशन का क्वेश्चन है बेटा। अब मेंसुरेशन के क्वेश्चन आसान होते हैं। एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या ऊंचाई 13 सेमी है, संपूर्ण पृष्ठ जो है 90 पाई सेमी स्क्वायर है, तो आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो आधार की त्रिज्या ज्ञात करना है यार। तो हमारा इसमें जो वैल्यू दिया है ना उसको फटाफट लिखते हैं, ठीक। तो इसमें बेटा वैल्यू दिया है तिर्यक ऊंचाई, यानी क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 5वां का कौन सा है, तो ग नंबर का क्वेश्चन मैं हल करने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा। तिर्यक ऊंचाई यल का मान जो है वो 13 सेमी दिया है बेटा, 13 सेमी हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद संपूर्ण पृष्ठ दिया हुआ है 90 पाई सेमी स्क्वायर। चलो संपूर्ण पृष्ठ की बात करते हैं। तो शंकु का जो हमारा संपूर्ण पृष्ठ है वो दिया हुआ है। संपूर्ण पृष्ठ कितना दिया हुआ है? तो हमारा संपूर्ण पृष्ठ जो दिया है वो 90 पाई cm स्क्वायर है बेटा। अब क्या करिए, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र होता है पाई आर ब्रैकेट में यल प्लस आर होता है इक्वल टू हो जाएगा 90 पाई। और यहाँ पर अगर हम देखें मान को अगर हम रखें तो पाई से पाई तो मेरा कट रहा है तो काट दीजिए। तो ये आर मालूम करना है, यल का मान 13 है प्लस आर हो जाएगा बराबर 90 हो जाएगा। गुणा करा दीजिए तो ये हो जाएगा 13r प्लस आर में आर का आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 90। अब ये देखो हमारा ये जो मान है वो 13r प्लस का आर स्क्वायर माइनस का 90 बराबर 0। सजा कर लिख लो 2 घात वाले को, फिर 1 घात वाले को प्लस का 13r लिख लो, माइनस का 90 हो जाएगा और बराबर 0 हो जाएगा। अब आप देखोगे कि इसके बाद 90 का ऐसा गुणनखंड करिए कि घटाने पर 13 आ जाए। तो ऐसे स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, ये आप सेटिंग को देखिए। जैसे होता है 90 का गुणनखंड अगर हम लोग करेंगे तो 18 25 90 लिखेंगे, और 18 में से देखो 5 को घटा दोगे ना तो आपका 13 आ जा रहा है। तो आर स्क्वायर ये हो जाएगा मेरा 18 माइनस का 5 इंटू आर माइनस 90 बराबर 0। अब इसमें करिए क्या कि मेरा आर स्क्वायर तो रहेगा, इस अंदर गुणा करेगा तो हो जाएगा 18r माइनस का 5r माइनस का 90 बराबर 0। अब क्या करना है बेटे कि आर स्क्वायर प्लस का ये 18r हो जाएगा माइनस का 5r माइनस का 90 बराबर 0। आर कामन ले लो, बारी बारी से इसमें भाग लगाएंगे तो आर प्लस 18 आएगा, माइनस 5 कामन ले लीजिए तो आर प्लस हो जाएगा 18, ठीक है ना, बराबर 0। तो आर प्लस ये 18 जो है ये तो मेरा हो गया ये, और दूसरे ब्रैकेट में आर माइनस 5 हो गया बराबर 0। तो हमें रेडियस चाहिए, तो रेडियस के लिए फर्स्ट फैक्टर आर प्लस 18 बराबर कर दीजिए 0, दूसरा आर माइनस 5 बराबर 0। तो आर का मान माइनस 18, तो त्रिज्या दूरी होता है और दूरी ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए इसको लिख देंगे बगल में अमान। आर बराबर 5, ये पॉजिटिव आ गया मान, ये है हमारा मान। मान के हिसाब से हमारा जो शंकु की त्रिज्या है वो 5 सेमी आ गया। तो अतः शंकु की त्रिज्या आर बराबर हमारा 5 सेमी आ गया। इस तरह से बेटे ये मेरा आंसर हो चुका है। ये हो गया मेरा आंसर 5वां का जो ग नंबर का क्वेश्चन है वो फाइनल हो गया। अब आपको हम बताने जा रहा हूँ अगला क्वेश्चन जो कह रहा है 5वां का घ। इस टाइप का क्वेश्चन बार बार पूछता है, संकेंद्रीय प्रवृत्ति की मापे से ये क्वेश्चन होता है बेटा। कह रहा निम्नलिखित साड़ी को किसी मोहल्ले में 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय दर्शाती है। उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ दैनिक व्यय ज्ञात कीजिए। कितना अच्छा क्वेश्चन है। दैनिक व्यय के लिए आपको देख रहे हो ना, 100 100 से 150, 150 से 200, 50 50 जोड़ने के बाद 350 तक गया है। परिवारों की संख्या 4 5 12 2 2 दिया हुआ है। चलिए हम इसके लिए आपको हल करके बताते हैं। इसके लिए हमको फुल पेज की ज़रूरत पड़ेगा, तो हम इसको यहाँ से चालू करते हैं, ठीक है। तो दैनिक व्यय जो है हम फर्स्ट कॉलम में लेंगे। तो बेटे यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या कि अगर मैं लिख रहा हूँ दैनिक व्यय, तो चलो हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर आपको दैनिक व्यय वाली जो राशि है रुपए में वो यहाँ पे दर्शाना है फर्स्ट कॉलम में। दूसरे कॉलम में हमारा परिवारों की संख्या रहेगा। तो परिवारों की जो संख्या है
उसको बारंबारता के नाम से जानते हैं। और ये वर्ग के बाद हमें चूँकि माध्य निकालना है, माध्य मतलब x बार का मान निकालना है, तो f हो गया, तो मुझे xi चाहिए। और xi निकलने के बाद दोनों का गुणा करा देंगे तो ये fi xi हो जाएगा। अब इसमें देखना है कि इसका वर्ग अंतराल हमारा 100 से कहाँ तक है, 150 तक है। और फिर अगला अंतराल 150 से 200 तक होगा। फिर अगला 200 से 250 होगा। अगला 250 से 300 होगा। और 300 से 350 होगा। ये हमारा हो गया देश। अब हम आपको इसके आगे बताऊंगा, ज़रा ध्यान से देखिएगा कैसे करना है। यहाँ पे देखो हमारा चूँकि परिवारों की संख्या बारंबारता दिया हुआ है 4 5 12 2 2, तो 4 5 12, 4 नहीं 4 लिखना है, 5 नहीं, 4 हो गया। अगले वाले का हो जाएगा 5, उसके बाद 12, फिर 2, फिर 2, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको 4 5 12 2 2 हो गया। अब इसके बाद देखेंगे xi का मान। तो xi का मान 100 से 150 है, तो इसको xi का मतलब ये वर्ग जो दिया हुआ है उसका मध्यमान वैल्यू होता है, यानी 100 150 को जोड़ दीजिए तो 250 में 2 से भाग लगाइए तो 125 आ जाएगा। 50 का अंतराल है, उसको जोड़ते जाइए, 175, फिर 50 जोड़ दीजिए तो 225, फिर 50 जोड़ दीजिए तो 275 हो जाएगा। फिर 50 जोड़ देंगे तो ये हमारा 325 हो जाएगा, 325 हो जाएगा। अब क्या करिए, 4 का इसमें गुणा कराएंगे बेटा, तो हमारा जो 4 का 125 में जब गुणा होगा तो आ जाएगा 500। अब 175 में 5 का जब गुणा कराएंगे तो आएगा 875। और जब आप 12 का गुणा 225 में करेंगे तो आपको मिलेगा 2700। और उसके बाद 2 का गुणा 275 में जब करेंगे तो ऐसी स्थिति में आपको मिल जाएगा 550 मिल जाएंगे। उसके बाद अगर आप 2 का गुणा 325 में कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 650, ठीक है। अब क्या करिए, इसका योग कर लीजिए। तो योग किसकी ज़रूरत पड़ता है, बारंबारता का योग चाहिए। तो सिग्मा जो fi है इसको देखिए जोड़ दो, 4 और 5 हो जाएगा 9, 9 और 5 कितना हो जाएगा भाई, 9 5 21 हो जाएगा, 21 और 2 23 और 2 25, यानी यहाँ आ जाएगा 25। इसके बाद बेटे क्या करना है ना, इसको fi xi जो दिया हुआ है इसका योग कर लीजिए। जब जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद आपको जो आएगा सिग्मा fi xi का मान आएगा। और ये जो वैल्यू होगा वो वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ये इसको आप जोड़ दो भाई। तो इसको जब जोड़ दोगे ना तो ये आपका आ जाएगा 5। और इधर आप जोड़ दो दहाई वाला अंक देखो तो 7 हो जाएगा। 7 7 7 5 कितना हो जाएगा, दहाई का अंक 5 5 10, और 10 और 7 17, 17 के साथ हासिल 1 हो जाएगा। सैकड़ा वाला अंक देखो 5 है, 8 5 13 कर दीजिए, 13 13 13 7 20 हो जाएगा, 20 और 5 25 और 6 31 हो जाएगा, 31। और एक हमारा जो हासिल बचा है वो जोड़ दीजिए, 32 का 2, और 32 का 2 हो जाएगा। और हासिल कितना हो जा रहा है 3, और सैकड़ा में 1000 में हमारा 2 है और 3 जोड़ दीजिए तो 5 हो जाएगा। यानी हमारा जो रिजल्ट आ रहा है 5275 आ रहा है। कितना, 5275। अब एक्स बार के लिए फार्मूला होता है सिग्मा fi xi बटा सिग्मा fi आता है, और इसकी वैल्यू आपको 5275 मिला हुआ है। और बारंबारता का योग 25 दिया हुआ है। अब भाग लगा दो भाई, 25 दूनी 50 हो जाएगा, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50। और जो है कुछ गंद आ रहा है, 25 दूनी 50, और ये हो गया बेटा। और ये आपका जो है 2 बचा हो गया 27, तो 25 से कम 25, और 2 हो गया 25, तो 25 एक कम 25 ना। तो ऐसे स्थिति में हमारा क्या आ जाएगा भाई, फिर आ जाएगा 25 से कम 25, यानी x बार बराबर 211 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया, ठीक। तो बेटे हम आपको क्वेश्चन नंबर जो हमारा जो था, कौन सा क्वेश्चन था मैं बता दूं आपको। क्वेश्चन नंबर जो हमको मिला था यार, अगला जो क्वेश्चन मैं लगाया हूं वो 5वां का घ लगाया हूं। तो चलो मैं यहाँ पे नंबर डाल देता हूं। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, ठीक है ना, 5 का जो घ नंबर का क्वेश्चन है वो मैंने हल किया है, ठीक ना। ठीक, अब तो कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए।
अब इसके बाद क्या करना है कि अब आपको अगर ध्यान से अगर देखा जाए तो अगला क्या करना होगा, ठीक, चलिए बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं। सभी खंड करना है, इसी क्वेश्चन में टाइम लगना है, उसके बाद आपको टाइम नहीं लगेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 सभी खंड कीजिए, ठीक। अब आपको देखना है सभी खंड में पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। आयताकार खेत की विकर्ण जो है ना उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर लंबा है। यदि भुजा छोटी भुजा जो है कह रहा है ना, यदि बड़ी भुजा, यहाँ पे बड़ी दिया है, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक होती तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो ये भी क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टेड है होने वाला है बेटा, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे हम आपको क्वेश्चन नंबर आपको 6वां का क नंबर का क्वेश्चन हल करने जा रहा हूँ और ध्यान से देखिएगा। तो क नंबर का जो क्वेश्चन है वो कैसे हल करेंगे। एक आयताकार खेत बना लेते हैं, ठीक ना। एक आयताकार हमने खेत बना लिया ऐसे, इसका विकर्ण हमने खींच लिया ऐसे, ठीक है, ये विकर्ण हो गया। इसको कह दो ए और इसको कह दो बी, ठीक है, और इसको कह दो सी, इसको कह दो डी। ये हमारा विकर्ण हो गया। और ये छोटी भुजा को अगर हम x मीटर बोल देते हैं, क्योंकि सारा माप मीटर में है, x मीटर मान लो, तो विकर्ण कह रहा है, विकर्ण का कहना है कि विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर लंबा है। तो विकर्ण जो है जब यह छोटी भुजा x है तो x + 60 मीटर हो जाएगा ये, ठीक है बेटे। और इसका आयताकार जो खेत है उसकी बड़ी भुजा ये है, तो बड़ी भुजा छोटी भुजा से कितना है, कह रहा है बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, x प्लस यह छोटी भुजा में 30 जोड़ देंगे तो हमको बड़ी भुजा मिल जाएगा आयताकार खेत का। तो ये हो गया। अब हमको भुजा निकालना है, तो हमें मिल गया खेत की लंबाई। तो यहाँ पे अगर हम मानना चाहें तो मान सकते हैं आयताकार खेत की चौड़ाई बराबर इसकी छोटी भुजा, इसी को बोलेंगे छोटी भुजा, बराबर x मीटर मान लेंगे। उसके बाद अगर हम इसकी चौड़ाई अगर माने, चौड़ाई की बात करें, चौड़ाई की किसकी, चौड़ाई की, या चौड़ाई तो हो चुका है, अब हम लंबाई की बात करेंगे। तो आयताकार खेत की बड़ी भुजा भी कह सकते हैं और लंबाई भी कह सकते हैं ना, तो x + 30 मीटर है, ठीक है ना, x + 30 मीटर है। ये तो लग रहा है कि शायद आप लोग को न दिख रहा हो, देख सकते हैं आयताकार खेत की लंबाई x + 30 मीटर है, ठीक। तो अब चलो हम आपको आगे बताते हैं। इसमें देखो पाइथागोरस पर है, यहाँ 90 डिग्री है, इसमें पाइथागोरस पर में लगाते हैं। तो कर्ण क्या है मेरा, BD का, यानी इतना का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस इतना का स्क्वायर करना होगा। तो चलिए करते हैं, और बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, ज़रा ध्यान से देखिएगा बेटे ना। तो यहाँ पे हमारा जो है कर्ण का वर्ग, तो कर्ण हमारा x + 60 है, इसका हम लोग कर देंगे स्क्वायर, प्लस लंब का वर्ग। तो लंब का वर्ग में जब हम जाएंगे तो लंब का वर्ग मतलब x का वर्ग, और आधार का वर्ग के मतलब हो जाएगा जो आयत की चौड़ाई है x + 30 लिखवाया हूँ, इसका स्क्वायर कर दोगे, ठीक। अब क्या करना है, इसको पाइथागोरस पर खोलिए। तो हमारा जो रिजल्ट होगा क्या होगा, a + b के होल स्क्वायर पर खोलिए, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 60 का स्क्वायर 3600, प्लस का हो जाएगा 2, a की जगह पर x, b की जगह पे 60, और बराबर x स्क्वायर तो रहेगा, इसको x स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर 900 लिखेंगे, और प्लस का हो जाएगा 2, a की जगह पर x, b की जगह पे 30 लिख दो। तो प्लस x स्क्वायर दोनों तरफ आया है बेटे, काट दो, ये हमारा हो जाएगा 3600 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 60 दूनी की 120 x हो जाएगा। RHS में आ जाओ, x स्क्वायर प्लस का हो जाएगा 60, ये आपका 60 x हो जाएगा, प्लस का 900 हो जाएगा। अब क्या करिए सारे पद को उधर ले जाइए, तो 0x स्क्वायर, फिर हमारा 60x है, 120 ले आ जाइए इधर, तो माइनस का 120x हो जाएगा, और प्लस का हमारा 900 है, और माइनस का 3600 आ रहा है इधर RHS में, तो चिन्ह बदलेगा 3600 का। तो 0 बराबर x स्क्वायर प्लस ये तो माइनस का हो जाएगा घट करके 60x, और ये घटा देंगे तो हो जाएगा माइनस का 2700, ठीक है, बराबर 0। नहीं 0 इधर नहीं लगाएंगे, चलिए इधर ला ले, आप इसको बाएं साइड में ले आइए,
एक्स स्क्वायर माइनस का 60x माइनस का 2700 बराबर 0 हो जाएगा। अब आपको देखना है कि आगे क्या करना होगा। तो यहाँ पे आपको देखना है कि ये हमारा प्लस का आ रहा है कि माइनस का आ रहा है। तो ये हमारा जो है माइनस का 2700 आ रहा है। ठीक है, माइनस का 2700। अब हम लोग को करना क्या है, अब इसको सेटिंग बनाना है। ऐसा सेटिंग बनाइए कि 2700 का ऐसा खंड करिए कि घटा दें तो 60 आ जाए। तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा बेटा, बहुत ही आसान है सेटिंग कि कैसे इसको करना हो। जैसे अगर हम लोग सेटिंग बनाएंगे तो 2700 को 90 उड़ते 30 लिख सकते हैं। तो 9 तियाँ इसका गुणा करेंगे तो 2790 में से अगर हम लोग क्या कर लेंगे, 30 घटा देंगे तो हमारा 60 आ जाएगा। तो चलो करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 60 को लिख दूंगा 90 माइनस का 30 इंटू एक्स माइनस का 2700 बराबर 0 हो जाएगा। और एक्स स्क्वायर माइनस कामन ले लो, एक्स को अंदर ले जाओ तो हो जाएगा 90x माइनस का 30x माइनस का 2700 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट हटा दीजिए, माइनस का 90x प्लस का 30x हो जाएगा माइनस का 2700 बराबर 0 हो जाएगा। x कामन ले लो, x माइनस 90 हो जाएगा, प्लस 30 कामन ले लो तो x माइनस 90 आ जाएगा भाई, इसमें भाग लगाओगे तो इक्वल टू 0। x माइनस 90 हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 30 आ जाएगा बराबर 0। पहला गुणनखंड हमारा x माइनस 90 बराबर 0 है, तो x बराबर हमारा 90, ये धनात्मक मान है इसलिए पद मान्य होगा। x प्लस 30 बराबर हमारा 0 है, तो x बराबर माइनस 30 हो जाएगा। तो ये हमारा जो मान है बेटा वो मान्य हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा मान्य वाला जो वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग हम बताएंगे। हम ले कौन सा रहे हैं, x बराबर 90 ले करके चलेंगे। x बराबर 90 के हिसाब से हमें आयत की चौड़ाई चाहिए, आयत की लंबाई चाहिए। तो यहाँ पे आयताकार खेत की लंबाई अगर निकालना है तो इसको लिखेंगे अतः आयताकार खेत की लंबाई। तो लंबाई क्या है भाई, देख लेता हूँ। तो आयताकार खेत की जो लंबाई माना हूँ वो x प्लस 30 माना हूँ बेटे। कितना माना हूँ देख सकते हैं, x प्लस 30 मीटर। तो x प्लस 30 मीटर अगर माना हूँ तो यहाँ पे लिख दूंगा x के जगह पे जब 90 डालूंगा तो 90 प्लस 30 यानी कितना हो जाएगा 120 मीटर। अब यहाँ पे करूँगा क्या, आयताकार खेत की चौड़ाई अगर बताना होगा तो चौड़ाई यानी छोटी भुजा x है तो x का मान 90 मीटर हो जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हो बेटे कि हमारा जो इस टाइप का जो क्वेश्चन था वो हल हो चुका है। ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, लंबाई हमको मिल रहा है 120 मीटर और चौड़ाई मिल रहा है खेत का 90 मीटर। अब आपको हम अगले क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं और बताते हैं कैसे करना है। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, छठवां का ख। छठवां का ख में दी गई आकृति आप देख सकते हैं, आकृति दिया हुआ है ABC। देखो हमारा ABC आकृति दिया हुआ है। अब इसमें कह रहा है 14 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का चतुर्थांश। यहाँ से देख रहे हो ना, ये वाला जो भाग जो इधर दिखाई दे रहा है वृत्त का चतुर्थांश है। और BC को व्यास मान करके, देखो BC जो हमारा है इसको व्यास मानकर इस पर एक अर्धवृत्त देखो बनाया गया है। तो अर्धवृत्त खींचा गया है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जो शेडो दिखाया गया है उसी में से हम लोग इसका मान निकालेंगे। अब देखो मान निकलेगा कैसे, अब पहले हम फिगर बना लेता हूँ, उसके बाद हम बताते हैं कैसे निकलेगा। तो इसमें इस त्रिभुज के एरिया में से इस पर जो अर्धवृत्त है BC के व्यास पर उसका, तो पहले हमको इसका एरिया तो आसानी से निकल जाएगा। और वृत्त का चतुर्थांश का जो रेडियस होगा वो 14 सेमी काम करेगा। वो अर्धवृत्त का जो रेडियस है वो BC व्यास, पहले तो BC ज्ञात करना पड़ेगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं। इसके लिए हम लोग को करना क्या होगा, चलो हम आगे हम आपको बताते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग को करना क्या है बेटा, ज़रा ध्यान से देखिएगा कि हम बना लेते हैं फिगर। तो इसमें हम लोग को फिगर बनाने के लिए एक इस तरह का आकार बनाते हैं, इसको ऐसे मिला दिया जाता है। ठीक ना, इसको ऐसे हम मिला दिए और इस पर एक वृत्त का चतुर्थांश इस तरह से बनाया गया है। इस पर एक अर्धवृत्त खींचा गया है इस तरह से। और ये वाला जो छायांकित है इसकी एरिया निकालना है। ये इसका मान लो ऊपर वाले अर्धगोले का ये सेंटर का काम करेगा। अब आप देखेंगे A इसको बोला है, इसको B बोला है, इसको C, और यहाँ पर हमारा 90 डिग्री है। अब देखना है कि छायांकित भाग का मान क्या होगा। ये हमारा 14 जो है कि दिया हुआ है सेमी CM और ये भी दिया है 14 CM।
अब हमको पहले तो हम इसको पहले क्वेश्चन नंबर कौन सा हल कर रहा हूँ पहले मैं बता दूँ। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का जो ख नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 का जो ख है, ख नंबर का क्वेश्चन किया हूँ बेटा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो ख नंबर का क्वेश्चन है वो मैं करने जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 का ख। अब चलिए इसमें हम समझाते हैं कैसे करना है। तो इसमें हम लोग को क्वेश्चन नंबर ख का करने के लिए करना क्या है कि यहाँ पे हम लोग इसका पहले हम BC निकाल लेते हैं। तो BC 90 के सामने कर्ण है, तो BC का वर्ग बराबर हो जाएगा लंब का वर्ग मतलब AB का वर्ग प्लस आधार का वर्ग मतलब AC का वर्ग। तो बेटे अगर हम बात करें तो यार AB का वर्ग मतलब क्या हो जाएगा 14 का वर्ग, AC का वर्ग मतलब फिर 14 का वर्ग। तो BC बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट में 14 का वर्ग जोड़ देंगे, 2 गुणते 14 का वर्ग हो जाएगा, 14 स्क्वायर मतलब 14 बाहर हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इतना सेमी हम लोग का आ जाएगा। लेकिन ये अर्धगोला के रेडियस अगर निकालना है, अर्धगोला अर्धवृत्त के लिए, तो अर्धवृत्त के लिए अगर हम लोग चलें बेटे, तो अर्धवृत्त के लिए अगर हम रेडियस निकाल रहे हैं, मान लो कैपिटल R कर देते हैं इसको, तो कैपिटल R बोलेंगे तो BC बटा 2 हो जाएगा, यानी 14 अंडर रूट 2 बटा 2 हो जाएगा, यानी 7 अंडर रूट 2 सेमी हो जाएगा। अब हम लोग करेंगे क्या, अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो ये हो जाएगा मेरा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। कैसे निकालेंगे, किसका किस में से एरिया घटाना है। तो ध्यान में रखिए कि हम एरिया या पहले तो हम इस फिगर में जो है करते क्या है ABC। अब कहेंगे कि ABC नहीं दिख रहा है, तो ऐसे स्थिति में क्या करना होगा। इसके लिए फिगर में जो मैं बताया हूँ मैं बता दूँ कि इसमें हमारा ABC तो आपको दिखाई दे रहा है, A है, B है, C है। उसके बाद एक बिंदु हम इस पर ले लेता हूँ D, ठीक ना। तो आप देख सकते हो कि एरिया आप ABC के मतलब क्या हो जाएगा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। फिर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या है, तो आपका BCD है। तो इसको हम लोग करेंगे क्या कि अब प्लस करके हम एरिया आप लिखेंगे बेटा BCD, ठीक है ना, एरिया या BCD। फिर इसमें से वृत्त का जो चतुर्थांश भाग है उसका एरिया घटा देंगे, यानी 1/4 हो जाएगा। और वृत्त का चतुर्थांश भाग का एरिया निकालने जानते ही हैं, तो वृत्त का चतुर्थांश भाग का इतना का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखना है कि ABC जो हमारा है समकोण त्रिभुज है, तो 1/2 और आधार के मतलब हो जाएगा 14 गुणते लंब भी 14 है, माइनस एरिया आप BCD का क्षेत्रफल। तो BCD क्षेत्रफल हमारा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 पाई R स्क्वायर। R के मतलब अर्धवृत्त जो है ना, इसकी रेडियस हमारा जो है BC के आधा होगा, यानी 7 अंडर रूट 2 का कर लूँगा स्क्वायर। फिर हो जाएगा ये प्लस रहेगा और माइनस का हो जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा मेरा पाई का मान 22/7 और ये हमारा हो जाएगा R स्क्वायर। तो वृत्त के चतुर्थांश वाले के लिए तो हमारा रेडियस 14 काम करेगा, तो 14 का स्क्वायर कर लीजिएगा। अब क्या करेंगे आगे की बात, 2 से अगर मैं काट दूं तो 2 सत्ते 14 हो जाएगा और 14 सत्ते कितना हो जाएगा 98 और 1/2 ये पाई का मान 22/7, ये 7 सत्ते 49 और ये फ्रेश 2 हो जाएगा। तो 2 से 2 कट जाएगा और 7 सत्ते 49 कट जाएगा और माइनस का जो दिया हुआ है ये हमारा दिया हुआ 1/4, ये 22/7 हो जाएगा और ये 14 गुणते 14 हो जाएगा, ठीक। तो 14 गुणते 14 ये तो लग रहा है कि शायद आपको ना दिख रहा हो, ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिए, ठीक है। ये यहाँ पे करना क्या है, तो 7 से काट दो, 7 दूनी की 14 हो जाएगा और ये लग रहा है कि अगर हम 4 से काटें, 2 दूनी की 4 और 2 11 हम 22, ठीक है। फिर 2 1 कम 2 और 2 1 कम 2 कट जाएगा। अब क्या करिए कि यहाँ पर अगर आप देखें तो ये मेरा 98 हो जाएगा, 98 प्लस अगर हम इसमें करेंगे तो 22 सत्ते 154 हो जाएगा, 22 सत्ते 154 माइनस यहाँ पर अगर देखें तो 1144 की 4, 11 कम 11 और 4 जोड़ देंगे तो 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे 154 प्लस का या माइनस का कट जाएंगे बेटा और ये हमारा आ जाएगा 98, ठीक है, और CM स्क्वायर। तो हमारा जो आंसर है वो आ चुका है।
छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल होता है 98 cm² होगा बेटा। ये हम लोग का आंसर आ गया। ठीक, तो उम्मीद है आपको आ गया होगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन बता देता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें देखो छठवां का ग क्वेश्चन, एक त्रिभुज ABC खींचिए, BC बराबर 6 सेमी, AB बराबर 5 सेमी, ये सब दिया है ना, रचना से क्वेश्चन है बेटा। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ठीक है, तो रचना से कर लीजिएगा, नहीं आएगा तो वो आप कमेंट करके बताइएगा, तो मैं इसको हमको बना करके विधिवत बताऊँगा। अब आपको हम घ बताने जा रहा हूँ। माध्यिका निकालना है। निम्नलिखित बारंबारता सारणी से माध्यिका ज्ञात करिए। ये बहुत ही आसान है। वर्ग का अंतराल दिया 0 से 10 से लेकर 40 से 50 तक। बारंबारता देख ही रहे हैं, आपका दे रखा है। चलिए हम आपको घ बताते हैं। तो घ बताने के लिए हम आपको करेंगे क्या, पहले हम पेज चेंज कर लेता हूँ, उसके बाद पोजीशन ले लेता हूँ। ठीक है, और अब आपको हम बताने जा रहा हूँ कि कैसे इसको हल करना है बेटे। ठीक, तो आप देख सकते हो कि आपका जो क्वेश्चन है वो किस तरह से हल करना है। चलिए हम आपको हल करके बताता हूँ। तो इसमें हमको वर्ग अंतराल का सारणी बनाना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे पहले मैं लिख लेता हूँ वर्ग अंतराल। तो यहाँ पे लिखूँगा वर्ग अंतराल। ठीक है, वर्ग अंतराल। उसके बाद वर्ग अंतराल के बाद दिया है बेटा बारंबारता। चलो बारंबारता लिख लेते हैं। उसके बाद बारंबारता, वर्ग हो गया, बारंबारता का मतलब FI हो गया। उसके बाद आपको माध्यिका के लिए ना संचयी बारंबारता निकालना है, संचयी बारंबारता। और संचयी बारंबारता जब निकालेंगे ना, तो कैसे निकालेंगे भाई, तो पहले तो मैं लिख लूँ वर्ग अंतराल 0 से 10 से लेकर 50 तक गया है। तो 0 से 10, 10 से 20, और 20 से 30, और 30 से हो जाएगा 40, और 40 से हो जाएगा 50। फिर हमारा अगर देखें तो ये हमारा दिया है 2, और ये हमारा दिया है 4, और ये हमारा दिया है 7, और ये दिया है 3, ये दिया है 2। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो उसको जो है इतना कर लीजिए। संचयी बारंबारता तो जानते ही बेटा, 2 निकाल लीजिए, फिर 2 में 4 को जोड़ दीजिए तो 6 हो जाएगा, और जो है 6 में 7 को जोड़ दीजिए तो 13 हो जाएगा, और ये 13 में 3 को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 16, और ये 16 में 2 को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 18। ठीक है ना, इस तरह से हमारा 18 आ गया। अब इसमें देखो n बराबर जब 18 आ जाता है, जो संचयी बारंबारता में लास्ट जो आता है बेटा ना, n का मान होता है 18 हो गया। ठीक, तो योग कहेंगे, और यहाँ पे हमारा n बराबर 18 आ गया। ठीक, अब क्या है, n/2 निकाल लीजिए, तो 18/2 करेंगे तो हमारा 9 आ जाएगा। 9 कौन किस में है, 9 हमारा 13 में आएगा। तो 13 में आएगा, तो 13 से ऊपर 13 में आएगा, तो 13 के सिर में जो बारंबारता होता है वो तो माध्यक वर्ग की बारंबारता हो गया, और माध्यक वर्ग का ये अंतराल हो गया, तो ये निम्न सीमा हो जाएगा। और इसके जस्ट ऊपर वाला जो मान होता है वो CF का मान होता है। और इसमें अगर आप देखें तो हमें निम्न सीमा क्या मिल रहा है, तो L बराबर 30 मिल रहा है। वर्ग अंतराल में 0 और 10 में अंतर क्या है, 10 और 20 में अंतर क्या है, अंतर जो होता है वर्ग के माप, वो हमारा 10 आ रहा है। अब क्या करना है कि इसमें हम लोग को माध्यिका के लिए सूत्र यूज करना है। तो माध्यिका M बराबर सूत्र होता है n/2, ये CF हो जाएगा, और इसी के बट्टे हमारा जो है L प्लस होगा फार्मूला, L प्लस n/2 माइनस CF अपान हो जाएगा F, और बेटे ये हो जाएगा मेरा H। अब मान को रख देते हैं, तो L का मान रख देंगे 30 प्लस n/2 का मान कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, तो 9 लिख दो, माइनस CF कितना है, तो CF हमारा यहाँ से दिखाई दे रहा है 13 है। तो ये हो गया मेरा CF का मान 13 नहीं होगा बेटे, ये CF का मान 13 नहीं होगा, इसके जस्ट ऊपर वाला होता है, CF का मान 6 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 13 है वो तो रहेगा, और जो इसके ऊपर वाला जो मान है वो CF का मान होता है। तो हमारा CF बराबर क्या हो जाएगा, 6। यहाँ पे क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे। ठीक ना, 6 लिख देंगे। ठीक, और नीचे क्या, चलो हम आपको पूरा मान सही रख कर दिखाता हूँ।
एल का मान हमारा देखो है कितना 30 है बेटे, और प्लस n/2, इसका मान 9, इसका मान 6 होता है सी एफ का मान, देख सकते हो यहाँ पे। और एफ़ की जो वैल्यू है, वो एफ़ की जो मान है वो एफ़ का मान कितना है, तो एफ़ का मान देखो 3 दिखाई दे रहा है, तो 3 रख लीजिए। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि अगला जो रिज़ल्ट होगा वो क्या होगा, तो एफ़ की मान जो है हमारा आ रहा है 3 नहीं है। एफ़ का मान यहाँ से निकालिए ना, एफ़ का मान ये नहीं हो सकता बेटे, ये एफ़ का मान नहीं है, ये ओनली 1 3 है। एफ़ का मान 7 है, ऊपर तीसरे नंबर पर है ना 1 2 3, तो यहाँ पर 1 2 3 तीसरे नंबर पर एफ़ का मान 7 होगा, तो यहाँ पे लिख दूंगा 7। ठीक, तो 9 - 6। चलिए अब आगे कंफर्म हो गया, एच का मान 10 हो गया। अब इसमें करिए क्या, ये 30 हो गया और इसको घटा दीजिए, तो आपका हो जाएगा 3 और 10 गुणा करेगा तो बना देगा 30/7। अब ये हो जाएगा बेटा 30, और 30 में आप इतना से भाग लगा देंगे तो 7×28 हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा 4 20, 7 दूनी की 14, 6 और 7×8 56। अब इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 34.28। ठीक है, 34.28। ठीक है, 34.28 हो जाएगा। ये हमारा माध्यिका हो गया। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया बेटा। ठीक, अब इसके बाद क्या करना है कि इसका जो है, अब माध्यिका निकालने के बाद हम लोग करेंगे क्या, 7वां क्वेश्चन आपको हम बताने जा रहे हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, कह रहा है इसमें आपका सभी खंड कीजिए। ठीक, और इसमें हमारा जो क्वेश्चन है सभी खंड कीजिए। कह रहा है एक नाव पुल की ओर आ रही है, किसी क्षण पुल का उन्नयन कोण 30 अंश देखा गया कि उसी चाल से 4 मिनट चलने के पश्चात पुल का उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है, तो नाव को पुल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। चलिए हम इस क्वेश्चन को बताते हैं। इस क्वेश्चन को बताते हैं, बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लेते हैं कि हमारा जो है ये हमारा पुल की हाइट है। ठीक है, नाव इधर से मान लो मेरा आ रही है, नाव स्टार्टिंग में यहाँ पर है, ए पर है, यहाँ से देखा गया तो यहाँ पे एंगल मिल गया 30 अंश उन्नयन को, यहाँ पे पहुँच गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। फिर यहाँ से देखा तो यहाँ पे मिल गया 60 अंश। यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम कितना है, 4 मिनट का लगा है। और मान लो कि एक्स दूरी चला है, और यहाँ से यहाँ तक इसकी जो दूरी है, मान लेते हैं पुल की ऊंचाई जो है h मीटर मान लेता हूँ, और यहाँ जो है y मीटर मान लेता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है y मीटर है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है बेटे वो x मीटर है। उसके बाद हम लोग इसमें मान लेते हैं कि पहले नंबर तो मैं हल लिख दूं, और कौन से क्वेश्चन का मैं हल लिख रहा हूं, 7वां क्वेश्चन का हल लिख रहा हूं बेटे। ठीक, और ध्यान से देखिएगा, इसमें हम लोग मान लेते हैं बेटा जो है ये आपका जो क्वेश्चन है वो आपको करना क्या है, जो है इसमें करने के लिए आप करिए क्या कि हमारा जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। पुल की ऊंचाई मान लेते हैं हम लोग कि माना पुल की ऊंचाई जो है h मीटर है। ठीक है, और इसके साथ साथ हम मानना चाहेंगे तो मान सकते हैं कि हमारा ए से डी तक का जो दूरी है बेटे AD बराबर x है, मान लो x मीटर मान लेता हूँ, और हमारा जो DB है वो हमारा y मीटर है। अब क्या करना है, बारी बारी से हम त्रिभुज लेंगे, तो BCD ले लीजिए, इस त्रिभुज को ले लीजिए, तो त्रिभुज लिखेंगे BCD में। तो BCD में अगर हम चलेंगे तो इस त्रिभुज को कैसे हल करेंगे, BCD में बेटा अगर हल करना होगा तो इसके लिए करिए क्या, 10 ले लीजिए, 10 60 अंश बराबर लंब बटे आधार, तो लंब का मतलब h हो जाएगा, आधार का मतलब y। 10 60 अंश का मान हो जाएगा √3 h बटे हो जाएगा y, और ये आपका h का मान हो जाएगा √3y बराबर हो जाएगा h, यानी h बराबर √3y हो जाएगा। समीकरण नंबर फर्स्ट मान लीजिए। उसके बाद आ जाइए समीकरण दूसरे बड़ा त्रिभुज में ABC में। तो बड़ा त्रिभुज अगर हम लोग लेंगे
तो त्रिभुज ABC में अगर हम चलेंगे तो हो जाएगा क्या, tan 30 अंश बराबर लंब मतलब यच, आधार के मतलब पूरी भुजा हो जाएगा, यानी x प्लस वाई हो जाएगा। tan 30 अंश का मान 1/3 होता है और यच बटे हो जाएगा x प्लस वाई। अब क्या करिए कि अगर ये भाग में जाकर गुणा करेगा तो ये हो जाएगा मेरा x प्लस वाई और ये हो जाएगा √3h। अब हमारा जो है h का मान रखिए, इसमें x प्लस वाई बराबर हो जाएगा √3 और h के मान हमारा जो मिला है √3 इंटू वाई, तो फ्रेश 3y हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा, y को उधर ट्रांसफ़र करिए तो आपका 3y माइनस वाई यानी 2y हो जाएगा बेटा 2y। ये लग रहा है कि शायद आपको न दिखता हो, x बराबर 2y माइनस वाई, इतना देख रहे हो ना, x प्लस वाई बराबर 3y, तो y को इधर ले आए तो x बराबर 3y माइनस वाई इक्वल टू 2y हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 2y और 2 को इधर लाइए, x/2 बराबर y हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा x/2। तो कितना समय हमको बताना है, तो y बराबर हमको मिल चुका है, फिगर में देख सकते हैं d से y तक के दूरी, ये x दूरी के जस्ट आधी है, x/2 दूरी है। तो x मीटर दूरी तय करने में 4 मिनट लगता है, चूँकि x मीटर दूरी तय करने, ठीक है, तय करने का समय 4 मिनट लगा, तो भाई x/2 मीटर दूरी तय करने का ना समय कितना लगा, तो 4 में भी 2 से भाग लग जाएगा। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, भाग लगा दो भाई तो 2 मिनट आ जाएंगे। तो इसलिए हम कह पाएंगे कि नाव को पुल तक पहुंचने में लगा समय। तो यहाँ पर बेटे अगर हम कहेंगे तो लिखेंगे अतः नाव को पुल तक पहुँचने का समय 2 मिनट लगेगा, ठीक है ना। तो ये हम लोग का बेटा क्वेश्चन फाइनल हो गया, और इतना करेंगे तो आपको कितने नंबर मिल जाएंगे, 6 नंबर मिल जाएंगे। हालांकि अब जो आ रहा है 8 नंबर का आ रहा है बेटा, इतना जब करेंगे तो आपको 6 नंबर प्राप्त होंगे, 6 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक। अब आपको हम एक लास्ट क्वेश्चन बचा है 7वां का ख, 2 क्वेश्चन होता है उसमें से एक करना है, तो हम आपको ये वाला क्वेश्चन बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ बहुत ही इंटरेस्टेड है बेटा, 7वां का ख नंबर का क्वेश्चन। उस समय कुछ भी नहीं लगना है, बस लगातार देखते रहिए और आपका संपूर्ण हल फाइनल होने वाला है बेटे। तो चलिए हम समीकरण को लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, समीकरण हमारे पास 2 दिया है, एक दिया है 7x माइनस का 2y बट्टा xy दिया है इक्वल टू 5 दिया है। अब आप इसको बाई पार्ट कर दीजिए तो 7x बटा क्या हो जाएगा, 7x बटा xy माइनस 2y बटे हो जाएगा xy इक्वल टू 5 हो जाएगा बेटा। इसमें x काट दो तो 7 बटा y हो जाएगा, और इसमें अगर y कट जाएगा तो माइनस का 2/x बराबर 5 हो जाएगा। माइनस का 2/x को पहले कर लीजिए, 7 बटे y को बाद में लिख दीजिए, ठीक है, और बराबर 5। माइनस से अगर हम गुणा कर दें तो 2/x माइनस है तो प्लस हो गया, और माइनस में है तो ये मेरा x वाला प्लस में हो जाएगा, और ये y वाला प्लस में था ना, प्लस का, तो ये प्लस में है, और लेकिन माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस में चेंज होगा, 7 बट्टा y हो जाएगा, और ये +5 है तो -5। अब इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। दूसरा इक्वेशन देखिए आपका दिया हुआ है 8x + 7y बट्टा xy बराबर 15। तो बेटे हम यहाँ पे दूसरा समीकरण जो लिखता हूँ, 8x प्लस का हो जाएगा मेरा 7y बट्टा xy बराबर हो जाएगा 15। बाई पार्ट कर दो तो 8x बट्टा xy प्लस 7y बट्टा xy बराबर 15 हो जाएगा। अब आप देखेंगे x कट जाएगा 8 बट्टा y, और ये हमारा 15 हो जाएगा, y कट जाएगा, 7 बट्टा x बराबर 15 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 7/x प्लस 8 बट्टा हो जाएगा मेरा y इक्वल टू हो जाएगा 15। इसको हम लोग समीकरण नंबर मान जाते हैं सेकेंड, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद अगर देखा जाए तो हम मान लेते हैं ये इस तरह का समीकरण है कि 1/x, देखो
इसमें भी है, इसमें भी है, 1/y इसमें भी है, इसमें भी है, तो 1/x बराबर p मान लो और 1/y बराबर जो है q मान लिया जाए। अब इसके हिसाब से अगर हम समीकरण को रूपांतरण करेंगे बेटा, तो यहाँ पर देखो हम क्या कर 2 इंटू 1/x को p लिखेंगे तो 2p मिलेगा, यहाँ 7q मिलेगा, 2q माइनस 7q बराबर -5। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें जो रिज़ल्ट मिलने वाला है वो रिज़ल्ट हमारा जो है हो जाएगा 2p और यहाँ पे हमारा माइनस और 7q बराबर -5 मिल जाएगा। ये न्यू इक्वेशन बनेगा जिसका नाम होगा थर्ड। अब उसके बाद हमारा अगला जो रिज़ल्ट बनेगा वो 7p बनेगा और प्लस का 8 का q हो जाएगा बेटे, और ये हो जाएगा मेरा 15। ये समीकरण नंबर बनेगा 4। अब इसमें करना क्या है, बहुत ही आसान है। समीकरण इस 7 का गुणा इसमें करा दीजिए तो 14, 2 7 14, मतलब 1 में गुणा करा दीजिए 7 से और 2 में गुणा करा दीजिए, 2 में गुणा हो जाएगा 2 से, तो हमारा गुणांक p का समान हो जाएगा। करिए 7 का गुणा करेंगे, 7 दूनी की 14p हो जाएगा और 7 सत्ते हो जाएगा मेरा 49q और 7 पच्चे 35 हो जाएगा। तो 7 दूनी 14p हो गया, 7 सत्ते 49q हो गया, 7 पच्चे 35 हो गया, और अगला में इसमें करेंगे तो 14p हो जाएगा और प्लस 2 से गुणा हो रहा है तो ये 16q हो जाएगा, 16q, और ये हो जाएगा मेरा 30। ठीक है, तो समान चिन्ह को क्या करने पर, घटाने पर हल करते हैं बेटा। तो ये माइनस कर दो, माइनस कर दो, माइनस कर दो, ये कट जाएगा। तो यहाँ पे देखो माइनस का 49q है, 16q है। अगर मैं घटाऊँगा, घटाऊँ नहीं जुड़ेगा, जोड़िए 9 6 15 की 5, 6 1 4 1 5 और 1 जोड़ दीजिए 6, तो माइनस का 65q हो जाएगा, इधर माइनस का 65 हो जाएगा। अब q बराबर निकालेंगे तो -65 बटा -65 हो जाएगा, ये काट दीजिए तो q बराबर 1 आ गया, q का मान 1। अब q का मान थर्ड में रख दीजिए, तो q का मान जो है समीकरण थर्ड में रखने पर रखिए, और थर्ड में जैसे ही रखेंगे बेटा तो थर्ड हमारा इक्वेशन जो है क्या कह रहा है, तो हमारा 2p, तो 2 गुणते p माइनस 7 गुणते q का मान 1 इक्वल टू -5, तो 2p, और ये हमारा -7 को इधर लाओ तो -5 प्लस का 7 हो जाएगा, घटा दो तो 2 हो जाएगा, तो 2p बराबर 2 हो जाएगा, तो p बराबर 2/2, काट दो तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखना है कि हमारा जो मान है वो आ रहा है कितना, तो हमारा मान आ रहा है p का मान 1 आ रहा है बेटा, और q का मान भी 1 आ रहा है। तो p को क्या लिख सकते हैं, 1/x बराबर 1, इसको 1/y लिख सकता हूँ 1। व्युत्क्रम नियम लगा दीजिए भाई, 1/x का उल्टा x, 1/1 का उल्टा 1, और इधर पलट देंगे तो हो जाएगा y, और इसको पलट देंगे तो 1। तो इस प्रकार से बेटे हमारा जो समीकरण का जो हल मिल रहा है ना, उस समीकरण का हल मिल रहा है, अतः करके हम x बराबर 1 और y बराबर 1 हमारा आंसर प्राप्त हो गया। ठीक ना, ये हमारा जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, आप देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन का पूरा जो हल दिखाई दे रहा है, मैं आपको शुरू से बता देता हूँ। ये समीकरण हमारा जब इस फॉर्म में रहता है तो इसको ब्रेक करिए, ब्रेक करने के बाद एक्स वाई दोनों के नीचे है जाएगा, जाने के बाद देख सकते हो ब्रेक करने के बाद समीकरण बना लीजिए, फिर उसके बाद इसको ब्रेक करिए, इसके बाद समीकरण 2 बना लीजिए, फिर 1/x को p 1/y को q मान लीजिए। उसके बाद क्या करिए कि आप मानने के बाद यहाँ पर आ जाएंगे, पी क्यू का समीकरण मिल जाएगा, और विलोपन विधि से p का गुणांक बराबर करके हल करके q हल करेंगे तो q का मान 1 मिल जाएगा, p का मान 1 मिल जाएगा, फिर p का मान p बराबर 1 q बराबर 1, और p को x में चेंज करिए 1/x, इसको 1/y में कैलकुलेट करेंगे, x का मान 1 y का मान 1, और इस तरह से x बराबर 1 y बराबर 1 आपको मान प्राप्त हो जाता है। बच्चों अगर वीडियो आपको समझ में आया होगा बच्चों तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इस तरह से हम अन्य और भी एक से एक वीडियो आपके लिए लाने वाले हैं जो कि आपका बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा, वो अच्छे से अच्छे मार्क प्राप्त करेंगे बच्चों। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू बच्चों।